अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं रोहिया टन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। खुश होना भी चाहिए क्योंकि जब इंसान खुश होता है, पॉजिटिविटी फैलाता है, तो दूसरे लोग भी खुश होते हैं। और अगर हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन खुश कैसे होती हैं? जब हम बात करते हैं मेकअप की, जब हम बात करते हैं कपड़ों की, शॉपिंग की, और जब हम बात करते हैं स्किन के ट्रीटमेंट की, हेयर ट्रीटमेंट की, मेरे ख्याल से जो ख़वातीन हैं वो इन चीज़ों के बगैर बहुत ज़्यादा अधूरी हैं। जब ये चीज़ें परफेक्ट होती हैं तो ख़वातीन को लगता है कि हम भी परफेक्ट हैं। तो इसी हवाले से मैंने आज का ये प्रोग्राम रखा है स्पेशली ख़वातीन के लिए, वो रोज़ाना जो अपने कामों में मस्त रहती हैं और कामों में इतनी डिप्रेस हो जाती हैं कि वो अपने बारे में सोचती ही नहीं हैं। तो मेरी आज पूरी कोशिश होगी कि मैं आज का जो प्रोग्राम है वो उन ख़वातीन तक पहुँचाऊँ, वो सारी चीज़ें जो एक ख़वातीन की ज़रूरत है और वो ख़वातीन तक पहुँचें, ताकि ख़वातीन एक खुशी से आज का दिन गुजार सकें। और उम्मीद करती हूँ कि आज की सुबह भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रही होगी और उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन भी आपका बना जाऊँ। मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी और इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ सर अहमद मौजूद हैं जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मजहर सिद्दीक अयान है हमारे साथ, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, सबसे पहले तो वेलकम आप दोनों को। अहमद ख़ान जो कि क्राइम रिपोर्टर भी हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सेफ़ सिटी मंसूबा है वो अब तक हर जगह पहुंच चुका है, लेकिन मुल्तान इतना पीछे क्यों रह गया है? क्या वजह है कि मुख्तलिफ़ शहरों में ये मंसूबा शुरू हो गया लेकिन मुल्तान में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? देखिए मैडम, सेफ सिटी की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि पहला ही आपने सवाल इतना टफ़ कर लिया, तो क्योंकि ये 2015 से हम भी सुनते आ रहे हैं कि सेफ सिटी मंसूबा जो है मुकम्मल किया जाना है, शुरू होना है, आज शुरू होगा, कल शुरू होगा। तो इस तरह से मतलब कि लारे जो हैं वो दिए गए थे। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं सेफ सिटी मंसूबे के, अगर आपने बहुत अच्छी बात की है शुरू में ही कि दूसरे शहरों में मंसूबा जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, बहावलपुर, यहाँ पर जो है मंसूबा तो शुरू हो चुका है। अब जनूबी पंजाब का जो हब है मुल्तान, तो यहाँ पर क्यों नहीं शुरू हो सका? उसकी बड़ी वजह यह है कि मुल्तान हब है, तो इसमें जो है वो रोड्स ज़्यादा हैं, फिर बड़ा सिटी है, पूल लगाने हैं, फिर कैमरे ज़्यादा लगाने हैं, फिर उस तरह की मैनेजमेंट है, बिल्डिंग बनानी है। अब इसको जो मुल्तान में बिल्डिंग बनाई गई है वो सेम जैसे लाहौर में बनाई गई थी, वैसे ही सेम इसको इधर बिल्डिंग बनाई गई है। पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया, तो सबसे पहले इनका प्लान ये था कि फ़र्स्ट फ्लोर हम तैयार करके हम इसको सेफ सिटी को मुकम्मल कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह कर के तमाम चीज़ें। फिर अचानक जो ठेकेदार थे, जो पुलिस अफसरान थे, उन्होंने ये सोचा कि जब अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे ही अभी ये करते हैं, जब सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जब हम तैयार करेंगे तो फिर फर्स्ट फ्लोर जो है वो डैमेज होगा या कुछ भी उसमें ना नुकसानात वगैरह होंगे। तो उन्होंने कहा जी हम जो है इसको पूरी बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तैयार करते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो तमाम तर चीज़ें इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, LCDs वगैरह जो कि सेफ सिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो इंस्टॉल करेंगे। अब जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो इंस्टॉल भी हो चुकी हैं, पूरी स्ट्रक्चर भी बन चुका है, बिल्डिंग भी तैयार हो चुकी है, सिर्फ़ अब इंतज़ार है इफ्तिताह का। तो इफ्तिताह कब होना है वो भी पुलिस की जानिब से भी कहा जाता है कि 10 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं या 30 दिन में कर रहे हैं। तो इस तरह से वैसे तो बिल्डिंग जो है दिसंबर में ही 2024 में ही इसका इनॉग्रेशन कर देना चाहिए था, लेकिन वो फिर तख़ीर इस वजह से हुई कि पूरे उन्होंने कहा कि हम फ्लोर जो है वो तैयार करके फिर हम इनॉग्रेशन करेंगे। अच्छा, आप रिपोर्टर हैं तो आप इस बारे में बताएं ना कि आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? मैं वही आपको वजूहात बता रहा हूँ। फिर इन्होंने तमाम चीज़ें, कैमरे भी इंस्टॉल कर लिए, पूल्स भी इंस्टॉल कर दिए। अब बेसिकली इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ LCDs वगैरह जो इन्होंने फर्स्ट जो पोर्शन है वहाँ पर इन्होंने अपना तमाम निज़ाम बनाना था, जहाँ से बैठ कर मॉनिटरिंग की जानी थी। वो सिस्टम इन्होंने मीडिया सेल्स जो है वो तो बनाया हुआ है, तो वहाँ पर वो मॉनिटरिंग के लिए अब उन्होंने तमाम इंस्टॉलेशन कर ली है। अब बस सिर्फ जो है इफ्तिताह का रह गया है। अब अगर मैं बात करता हूँ मुल्तान शहर में कैमरे के हवाले से, तो मुल्तान में 282 कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं सेफ सिटी के हवाले से, जो मुख्तलिफ मकामात पर, रोड और सड़कों पर, और उसके साथ जो है 98 पूल्स जो हैं वो लगाए गए हैं। उसके साथ अगर हम बात करते हैं क्राइम को किस तरह से रोका जाएगा,
ये वो कैमरे जात होंगे सेफ सिटी के ज़रिए। अगर कोई भी क्रिमिनल होगा या कोई भी गाड़ी हिट करके या एक्सीडेंट करके या कोई भी इस तरह का नुकसान करके वहाँ से भागेगा तो फौरी तौर पर उसको कैमरे में नोट कर लिया जाएगा। या जैसे कोई ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करता है उसको भी कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग किया जाएगा। वहाँ से बैठकर जो ट्रैफिक एहलकार चौकों पर तैनात होंगे वहाँ से वायरलेस की जाएगी कि फ़लाँ मोटर बाइक जा रही है या फ़लाँ गाड़ी जा रही है, ये मुसलसल ट्रैफिक वायलेशन की जा रही है, तो इसको फौरी तौर पर जाके रोकें और इसको समझाएं या इसका जुर्माना करें या कुछ भी है। तो वहाँ से बैठ के ये सेफ़ सिटी मंसूबा जो है हमें जो है वो जदीद दौर की तरफ लेके जा रहा है। और साथ में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर मैं समझता हूँ कि इसी मंथ में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे मुजफ्फरगढ़ है, डीजी खान है, बहावलपुर है, वहाँ पर तो चलानिंग सिस्टम भी शुरू हो चुका है। वहाँ पर जो हेलमेट की वायलेशन कर रहे हैं तो ऑनलाइन उनको चलान भी उनके घर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो है मैनुअल सिस्टम चल रहा है। तो जो मैनुअल सिस्टम है उसको ख़त्म करने के लिए हमें जल्द अज जल्द जो है वो उसका इनोग्रेशन करना चाहिए, ताकि हमारा जो सेफ़ सिटी मंसूबा है उसको मुकम्मल कर लें। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा कि मुल्तान पुलिस की रवा साल क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं अब तक? अगर मैं बात करूँ तो जराइम पेशा अनासिर के ख़िलाफ़ क्या समझते हैं, क्राइम में कितनी कमी आई है अब तक अगर बात करें? देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर रवां साल के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो अब रवां साल तो थोड़ा सा बहुत आगे हो जाएगा। अच्छा। मैं अगर आपको गुज़िश्ता 15 दिनों के हवाले से बात कर लूँ ना, तो मेरे पास एक डाटा है, मैं उस डाटे के के हिसाब से बात करता हूँ। गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान जो है वो पुलिस ने कुल जो है वो 256 गैंग्स को गिरफ़्तार किया है, जिनमें जो है वो गैंग्स को गिरफ़्तार करके उनके 622 अरकान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, जिनमें से 16 करोड़ 54 लाख रुपए की रिकवरी जो है वो की गई है। माल मसरूक़ा भी है, उसमें मोटरसाइकिल भी है, उसमें गाड़ियाँ भी हैं, उसमें गोल्ड भी है, उसमें दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि बरामद की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरामद करके उनको साइलिन के हवाले भी किया गया, जो उनका हकीकी माल जो उनका लूटा हुआ था, जिसकी बाइक चोरी हो चुकी थी, जिसकी डकैती हो चुकी थी या जिसकी रॉबरी हो चुकी थी, उसको वही चीज़ें जो है उन्होंने लूटा हुआ सामान जो है वो वापस किया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं गैर कानूनी असले के जो है वो उन्होंने 35 मुकदमात जो हैं वो गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान दर्ज किए हैं और साथ साथ जो है वो 35 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ 15 दिनों के ख़िलाफ़, तो 139 मुकदमात जो हैं वो दर्ज करके 141 मुलज़मान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। जबकि अगर हम बात करते हैं मुल्तान शहर में आइस, हेरोइन, क्योंकि आजकल नौजवानों में ये बड़ा बढ़ चढ़ कर जो है वो नौजवान इसमें शामिल हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी काफ़ी मुल्तान पुलिस ने एक्शन लिया, जिसमें जो है वो 4 किलो से ज़ायद आइस जो है वो पकड़ी है और 12 किलो से ज़ायद हेरोइन, 65 किलो से ज़ायद जो है वो 400 और 5000 लीटर से ज़ायद शराब जो है वो ये डाटा आप साथ अपने रखते हैं? तो हमें मजबूरी है, हमें लेना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऐसे हमसे भी पूछ सकते हैं, हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, हर चीज़ बड़े करीबी से देख रहे होते हैं। पहले जो वारदातें हो रही थी रोज़ाना की बुनियाद पर 25, 30, 35, 32, 40 इस तरह की वारदातें जो हैं वो शहर में रोनुमा हो रही थी। मुल्तान पुलिस और सीसीडी दोनों ने मिल के शहर के अंदर क्राइम को फौरी तौर पर कंट्रोल किया। अब जो वारदातों का रेशो है वो ज़ीरो होने के ज़ीरो है। तो चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। चोरी की वारदातों को कंट्रोल करने के हवाले से क्या इकदाम किए जा सकते हैं वो, क्योंकि चोरी जो वारदातें जो हो रही हैं, मोटरसाइकिलों के घरों के अंदर वारदातें हो रही हैं, उनकी रोकथाम के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इकदाम जो हैं वो शहरियों को ख़ुद भी करना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं। वो कैसे रोक सकते हैं? उन्होंने जैसे मोटरसाइकिल है, मोटर बाइक है, आप कहीं भी शॉपिंग एरियाज़ में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं तो सरेआम खड़ी कर देते हैं। दुकान वाले को कहते हैं कि 2 मिनट में बस मैं आया, 2 मिनट में आप लगाते नहीं हैं, बस वो 2 मिनट में ना वो 30 सेकंड में अपना चोर काम दिखा के वो ले जाता है। कौन किसी की जिम्मेदारी लेता है? बस बाद में जी पुलिस आगे, पुलिस काम नहीं करती तो ये वो। लेकिन हमें खुद भी एहसास होना चाहिए कि हमें चीज़ों को खुद भी हिफाजत में खड़ा करना चाहिए। पार्किंग स्टैंड है, वहाँ पर बाइक लगा सकते हैं। गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, गाड़ियों भी चोरी इसी वजह से हो रही हैं कि लोग ये समझते हैं कि हमारी गाड़ी चोरी नहीं होगी। तो चोर हैं, वो किसी भी गाड़ी चोरी, उसको तो ये नहीं पता कि किसकी गाड़ी है, उसने तो चोरी करनी है। तो इस तरह से चोरी की वारदातों के हवाले से भी मुल्तान पुलिस ने बड़े अच्छे गैंग्स गिरफ्तार किए हैं, जिससे उनसे माल मसरूक़ा मोटरसाइकिल भी बरामद हुए हैं, गाड़ियाँ भी बरामद हुई हैं, और इस तरह का जो दूसरा घरों के अंदर से सामान चोरी होता था वो भी बरामद हुए हैं। 15 दिन के दौरान बहुत बड़ी कार्रवाई है, जो कि इस मुल्तान में जो है वो काफ़ी हद तक रेशो जो है वो क्राइम की कम हो चुकी है।
चोरी की वारदातों को भी कंट्रोल करने के हवाले से पुलिस का ये कहना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि मुल्तान शहर के ख़ास तौर पर जो गुलगश डिवीज़न है उस एरियाज़ में जो है वो वारदातें ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर बाज़ार हैं, वहाँ पर तो जहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं वहाँ आपको लगता है कि ऐसे हालात बन जाते हैं? और ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पर हॉस्टल्स हैं, दूर दराज से लोग आके यहाँ रह रहे होते हैं, एजुकेशन सेक्टर हैं, फिर यहाँ पर बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी चोरी, मवेशी चोरी की वारदातें जो हैं वो रोनुमा होती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के वाले से भी देखें, हमें सबसे पहले अपना किरदार अदा करना चाहिए, उसके बाद हमें किसी और पर ट्रस्ट करना चाहिए। अब हमारी चोरी हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं डाली, कार्रवाई नहीं, बस उसको चोर को पकड़ लेना चाहिए। तो ये है, सब चीज़ें ऐसे नहीं होती। अब जब सेफ सिटी, जैसे हमने पहले सवाल आपने किया, तो सेफ सिटी जब हमारे पास यहाँ लॉन्च हो जाएगा तो उसका हमें सबसे फ़ायदा ये होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा 15 कॉल करेंगे तो फ़ौरन पुलिस रिस्पॉन्स करेगी विद इन 5 मिनट्स के अंदर। जैसे अभी रेस्क्यू है, रेस्क्यू को अगर हम एक कॉल करते हैं तो रेस्क्यू 5 मिनट विद इन उनका 7 मिनट है, 7 मिनट के अंदर अंदर वो रिस्पॉन्स करती है। तो पुलिस का भी इस तरह से टाइम नोट किया जाता है कि कितनी देर में पुलिस पहुंची है, कितनी देर में पुलिस नहीं पहुंची। अगर सेफ सिटी मुकम्मल हो जाएगा, ये बताइएगा कि इसका तकरीबन कितना रिस्पॉन्स टाइम होता है? पुलिस का वैसे तो मैक्सिमम देखें, अभी हम जो कॉल मसूल होती है वो पहले जाती है डायरेक्ट लाहौर, लाहौर जाती है, लाहौर से फिर मुल्तान आती है, 15 कॉल है, फिर यहाँ पर मुतलका थाने रिपोर्ट करते हैं, मुतलका थाने फिर वो शहरी को रिपोर्ट करते हैं जो जिसके साथ मसला बना होता है। तो इस तरह से जब अब सेफ सिटी हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट हमारे मुल्तान लाहौर तक कॉल नहीं जाएगी, तो इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाहौर तक भी कॉल जाएगी, क्योंकि ये IG पंजाब ये फ़ौरन, अब कोई भी 15 कॉल होती है तो जब कॉल हो जाती है तो उसके बाद तमाम इदारे मुतहरिक हो जाते हैं कि ये 15 कॉल हुई है तो उसकी फ़ौरी दाद रसी करें, फिर उससे फॉलो अप लिए जाते हैं। बार बार शहरियों को कॉल की जाती है कि हाँ भाई तुम्हारा मसला हल हुआ है, तुम्हारे पास पुलिस मौके पे पहुंची है या नहीं पहुंची, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो। जब इस तरह के मामले होने लग जाएं तो मैं समझता हूँ कि शहर में क्राइम में काफ़ी हद तक कमी आती है, और पुलिस का ये रवैया अगर शहरियों के साथ रह जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मौसम आज बहुत खुशगवार है और इसी के साथ हमारे साथ हसन मलिक मौजूद हैं, वो हमें मौसम से आगाह करेंगे, बताएंगे कि कैसा मौसम हो रहा है। जी, मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब अलल सुबह से ही अबर आलूद रहता हुआ दिखाई दे रहा है, आसमान पर स्याह बादलों का राज है। और अगर सुबह सवेरे से ही बात की जाए तो सुबह सवेरे से रिमझिम का सिलसिला भी जारी है। और इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त जहाँ एक जानिब आसमान पर स्याह बादलों का राज है और बादलों की जो घन गरज है उसका सिलसिला भी जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। और इस वक्त रिमझिम के साथ साथ जो हल्की हवा चलने का सिलसिला जारी है तो उसके बायस तो मौसम नहायत ही खुशगवार रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो गुज़िश्ता कई दिनों से हफ्सदा माहौल था, गर्मी की शिद्दत और लहर बरकरार थी, उसमें भी नुमाया हद तक कमी देखने में आ रही है। आज शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब भी कदरे बेहतर है, जो कि 71% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह सवेरे से कुछ हद तक आलूदा रहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 103 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान तीसरे नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज दिन भर वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। और दोपहर से शाम के औकात तक जहाँ एक जानिब मूसलाधार बारिश रहेगी तो वहीं दूसरी जानिब हवा चलने की वजह से मौसम नहायत ही खुशगवार और सुहाना रहता हुआ दिखाई देगा। आइंदा 24 घंटों के वाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्तान शहर में बारिश होने की वजह से दर्जा हरारत में भी नुमाया हद तक कमी देखने में आएगी और मौसम नहायत ही हसीन और खूबसूरत रहता हुआ दिखाई देगा। जी, मौसम खुशगवार रहेगा, हसन ने हमें आगाह किया। और इसी के साथ आप भी मज़े के बेहतरीन खाने बनाएं। मैं तो यहाँ फंसी हुई हूँ नौकरी में, जब मैं आने लगी थी तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं आज कोई आउटिंग पे चली जाऊँ और मेरे घर में भी पकौड़े बने और मैं खाऊँ। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि आज सारा दिन मौसम ऐसा रहेगा, तो मेरी सबसे पहले यही ख्वाहिश होगी कि मैं घर जाऊँ और मज़े के पकौड़े खाऊँ और मौसम एंजॉय करूँ। अच्छा, हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, आयान मिर्ज़ा, जो कि कराटे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये बताएं ना कि आपने कायदे आज़म इंटर प्रोफेशनल गेम्स 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता,
ये लम्हा आपके लिए कितना यादगार है? ये लम्हा मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार था, क्योंकि मेरे लिए पंजाब का फर्स्ट इवेंट था ये। और दूसरी चीज़ ये कि साउथ पंजाब में कराटे को बहुत कम प्रमोट किया जाता है, तो पंजाब की टीम में मैं वाहिद प्लेयर था जो साउथ पंजाब से गया था। तो हम वहाँ पे गए, हम लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। इंटरनेशनल प्लेयर से हम मिले, नेशनल प्लेयर से हम मिले, और कोचेज़ हमारे इतने अच्छे थे हमें वहाँ पे, जिन्होंने हमें गाइड किया, अच्छे तरीके से गाइड किया हमें वहाँ पे। तो जब हम लोग मेडल हमें रिसीव हुए तो वो लम्हा तो यादगार हमेशा रहेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा वो टाइम गुजरा वहाँ पे इस्लामाबाद में। सही है। अच्छा, ये बताएं कि इंटर यूनिवर्सिटी 2022 का सिल्वर मेडल, 2023 कराची का ब्रॉन्ज मेडल, दोनों तजुर्बात में आपको क्या लगता है कितना फ़र्क है? दोनों तजुर्बात में फ़र्क ये था कि 2022 का जो मेरा मेडल था वो हमारा टीम मेडल था। अच्छा। हमारा एक इवेंट होता है टीम कमेटी में जिसमें 7 प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसमें खेले थे और उसमें हमारी टीम फाइनल तक गई थी 2022 में, तो हमारा सिल्वर मेडल आया था। और 2023 में मैं इंडिविजुअल, मेरा मेडल था ब्रॉन्ज मेडल, उसमें मैंने इंडिविजुअल फ़ाइट की थी जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। कुछ वजूहत की वजह से मैं फ़ाइट अपनी हार गया, लेकिन वो फ़ाइट हारने के बाद भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, इंटर यूनिवर्सिटी 2025 फैसलाबाद में 2 सिल्वर मेडल जीतने का राज मेहनत थी या हिकमत अमली? दोनों चीज़ें थी। हमारे कोचेज़ इतने अच्छे हैं, मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ, मेरे 2-3 कोचेज़ हैं बेसिकली। सबसे पहले सर काशिफ, अब वो यहाँ पे नहीं होते, वो बाहर चले गए हैं। दूसरे सर अमजद, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, ठीक है। और हमारे फ़ाइट के कोच सर अली महमूद साहब, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा ट्रेन किया, जिनकी वजह से मैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाया। और दूसरी चीज़ ये कि हमें मेहनत इतनी अच्छी करवाई जाती है कि वहाँ पे जाके हम लोग अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं कि हमने यहाँ से जीत के ही जाना है। अच्छा, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है आप लोगों की, कैसे ट्रेन किया जाता है? जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको बेसिकली हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वाइट बेल्ट से स्टार्ट होती है। बच्चा जब नया आता है उसको किस तरीके से ट्रेन करना है, हमने सबसे पहले देखना होता है कि बच्चे के अंदर ऐसी क्या कमी है कि हम उसको पूरा कर सके। कभी कभी बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो माँ बाप को शिकायत होती है कि इसका वेट हमने कम करवाना है, तो उनको किस तरीके से एक्सरसाइजेस करवाई जाएँ कि उनका वेट कम हो। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं तो उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, डिफरेंट एक्सरसाइजेज होते हैं, एक्सप्लोजिव एक्सरसाइजेज भी होती हैं और बच्चों के हिसाब से एक्सरसाइजेज आती हैं ये सारी। सही है, तो बहुत अच्छी बात है जी। तो नाज़रीन, अयान से तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन जो क्राइम की बात है वो पीछे रह जाएगी। और जो सबसे इस टाइम इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आमिर, मुझे ये बताइएगा कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन क्या है, इस बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा क्या क्या, और ये अदारा किन शहरों को इंसाफ दिलाने में कितना मददगार साबित हो सकता है? देखिए, आपने जो बात की है वर्चुअल, आज मुझे लग रहा है कि आप कोई ऐसे ऐसे सख्त सवालात कर रही हैं, पता नहीं कहाँ से मेरे बारे में ही आप सवाल ढूंढ के ले आते हैं। तो इसमें ये है कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो है ये पुलिस का एक नया इनिशिएटिव है जो कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और पुलिस की जानिब से जो है ये इनिशिएटिव दिया गया है, जो सिर्फ मखसूस कर दिया गया है ख़वातीन, बच्चों, ट्रांसजेंडर और दीगर जो कमज़ोर तबकात हैं उनके हवाले से। तो ये उनके जो मसाइल होते हैं, जैसे ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात, बच्चों के अगवा और ट्रांसजेंडर पर अगवा, जो कमज़ोर तबकात हैं ख़ास तौर पर वुमेन या इस तरह के जो उनको दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है, जो कि जैसे थाने, मुतलका थाने बने हुए होते हैं, वहाँ पर उनकी दादरसी नहीं होती। तो ये स्पेशली तौर पर एक तो वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है, एक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में शहरियों को जो है वह फ़ौरन उनकी दादरसी की जाती है। अगर मैं बात करता हूँ रवां साल के हवाले से, तो रवां साल अब तक जो है वो 30,000 से ज़ायद ख़वातीन, बच्चे, ट्रांसजेंडर और दीगर कमज़ोर तबकात ने वहाँ पर दरख्वास्तें दी हैं, जो कि 14,000 से ज़ायद उन्होंने मुकदमात दर्ज किए हैं और 16,000 से ज़ायद जो उनकी जो है दरख्वास्तों को मेरिट पर परसू करके सुलह भी करवा दी है, उनको जो है वो हल भी किया गया है। इस तरह के मामलात करवाए गए हैं। हमारे साथ अहमद क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं, हम इनसे बात कर रहे थे, आपकी बात काट के ब्रेक पर चली गई थी। मैं आपसे पूछ रही थी कि हरासमेंट का सीन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ख़वातीन की। अगर हम बात करें तो कोई फौरी तौर पर इक़दाम अपनाने के लिए क्या कोई कार्रवाई डाली हुई है, आप लोगों ने कुछ बनाया हुआ है? देखिए, पुलिस की जानिब से वज़ीर आला पंजाब ने एक हदायत जारी की कि 15 कॉल पर अगर ख़वातीन कर दे कि मेरे हस्बैंड ने तशद्दुद किया है या मुझे हरासा किया जा रहा है या मैं गली से गुजरी हूँ, उसने मुझे गालम गलोच की है
या डराया है, धमकाया है या किसी भी किस्म की हरासमेंट की है तो फौरी तौर पर 15 कॉल करें। ठीक है। 15 कॉल करने के बाद उसको फौरी तौर पर इंसाफ ये मिलता है कि फ़ौरन उसका FIR जो है वो दर्ज की जाती है। विदिन 24 घंटे के अंदर अंदर वो पुलिस वाले FIR दर्ज करने के पाबंद हैं। जब FIR दर्ज हो जाती है तो आप उस मुलजिम को पकड़वा दें, उसकी निशानदेही करें कि ये मुलजिम यहाँ पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका हस्बैंड आप पे तशद्दुद करता है, क्यों करता है, 15 कॉल करें। जब 15 कॉल होगी तो उसके बाद पुलिस आपके घर आएगी, और अगर आपका हस्बैंड वहाँ पर घर मौजूद होगा तो उसने तशद्दुद किया होगा तो फ़ौरन पुलिस उसको उठा के ले जाएगी। अच्छा, ये इंसाफ है। क्या बात है। ये ख़वातीन को इंसाफ मिल रहा है। अगर कोई आपको हरासमेंट कर रहा है और वहाँ पर भी वो मौजूद है, 15 कॉल की है तो पुलिस मौके पे आई है, तो हरासमेंट करने वाला लड़का या कोई भी शख्स वहाँ पर मौजूद है तो पुलिस आएगी, उसको फ़ौरन गिरफ़्तार कर ली। और इस तरह के ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के हवाले से मुल्तान पुलिस ने और वज़ीर आला पंजाब ने बहुत वाज़े हिकमत अमली जो है वो तैयार की हुई हैं कि ख़वातीन को जो है वो फौरी इंसाफ दिया जाए। सबसे ज़्यादा केसेस ख़वातीन की रिपोर्ट हो रहे हैं। आप रोज़ाना की डायरी उठा के देख लें, उसमें तकरीबन अगर डायरीज़ के अंदर 200 मुकदमात हैं तो उसमें तकरीबन 130, 37, 35 ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि फ़ौरी तौर पर FIR उनकी दर्ज की जा रही है। उसके बाद ये ख़वातीन को इंसाफ मिल रहा है। और ख़ास तौर पर ये जो हर पुलिस स्टेशन के अंदर विक्टिम सपोर्ट्स ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर बिठा दी है CPO ने, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या काम करती है, जैसे ख़वातीन के मसाइल हैं उनको फ़ौरी तौर पर सुनती है, हल करती हैं। ख़वातीन को ख़वातीन ही डील करेंगी। अब क्या होता है, पहले जो होता था तो ख़वातीन को पुलिस एहलकार जो हैं वो मर्द वो डील करते थे। अब क्या होता है, अब पुलिस एहलकार खातून जो है वो डील करेगी। ठीक है अहमद, मैं मज़ीद जानती हूँ, लेकिन इस टाइम एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम शकील अहमद है और मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैं अपना मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था तो एक पुलिस कंट्रोल लगा हुआ था जी। उस पुलिस कंट्रोल पे उन्होंने मुझे रोका। रोकने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना ID कार्ड दें। मैंने ID कार्ड दिया है। उसके बाद उन्होंने मेरे मोटरसाइकिल के कागजात मांगे, वो मैंने दिए। हेलो, चले हम बात करते हैं अहमद से और मज़ीद अगर कोई कॉल्स आती हैं वो भी रिसीव करते हैं। अच्छा अहमद, मैंने आपकी बात काटी थी, आप जो बात कर रहे थे ज़रा ये भी बता दीजिएगा जितनी उन्होंने बात की है। तो इनकी जो मुझे ये बात समझ आई है ना, तो ये रोड पर जा रहे होंगे तो इनको किसी नाके पे रोका होगा उन्होंने, तो उनका ID कार्ड वगैरह चेक किया होगा, बाइक वगैरह चेक की होगी, क्योंकि पहले एक होता था हमारे पास सिस्टम नहीं था। अब पुलिस भी जदीद दौर में जदीद जा रही है, उनके पास अब मोबाइलों में ऐप्स हैं। वो ऐप्स के ज़रिए अब आपका ID कार्ड नंबर डालेगी। अगर आपके ऊपर कोई FIR होगी या आप इश्तिहारी होंगे या आप PO होंगे तो फौरी तौर पर आपको वहीं से गिरफ़्तार कर लेगी पुलिस। आपकी अगर बाइक चोरी होगी वो सिस्टम में डालेंगे। आपके पास कागजात हैं, बाइक भी आपकी है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बाइक पहले चोरी हो चुकी होती है। चोरी होने के बाद जब उनको पुलिस उनकी रिकवरी करवा के देती है या उनको मिल जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस के बगैर गलती से कोई वो 15 कॉल कर देते हैं कि हमारी बाइक चोरी हो गई है, फिर कहते हैं जी हमारी नहीं हुई, पुलिस तो मुकदमा दर्ज कर लेती है। जब वो दर्ज कर लेती है तो उस पर चोरी की FIR दर्ज होती है, तो फिर वो ख़त्म करवाने के हवाले से एक इसका प्रोसेस होता है जिसको बाकायदा तौर पर ख़त्म करवाया जाता है। जो लोग ख़त्म नहीं करवाते फिर उनके साथ इस तरह के मामलात पेश आते हैं कि अगर एक बाइक चोरी शुदा है, वो कहते हैं कि बाइक भी मेरी है, इस पे चोरी का पर्चा भी उसी के नाम का होता है और फिर भी स्टेटस शो हो रहा होता है। पहले तो ये होता था कि हमारे पास ऐप थी नहीं, पुलिस के पास ऐप नहीं थी जिससे वो चेक भी नहीं कर सकते थे। वो ये देखते थे अच्छा वो कापी इसके नाम है, बंदा ये मालिक है, ठीक है जाओ। अब वो बाकायदा नंबर ऐप के ज़रिए चेक करते हैं। मतलब अब फुल चेकिंग होने लग गई। पुलिस पोस्ट ऐप है जिसके ज़रिए से ID कार्ड भी चेक करते हैं, बंदे के ऊपर कोई पर्चा तो नहीं।
फिर अगर उसके बाद कार होगी तो कार को चेक करेंगे, उसके बाद बाइक होगी तो बाइक को चेक करेंगे। तो ये डॉल्फिन पुलिस एहलकार भी चेक करते हैं, मुहाफिज स्क्वाड भी चेक करते हैं, और मुल्तान पुलिस के, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के, वो भी चेक करते हैं। सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ आयान मिर्ज़ा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो शोटोकन कराटे हैं, इसका बताइएगा कि ये ब्लैक जो बेल्ट हासिल करने के लिए नौजवानों की जो सलाहियतें हैं वो क्या दरकार होती हैं इसके लिए? इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जब हमारे पास नया बच्चा आता है, हमने उसको देखना होता है कि उसके अंदर क्या सलाहियतें मौजूद हैं। इसमें हमारे कराटे में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, काते का होता है, फाइट का होता है, टीम कुमिते होता है, टीम काता होता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इन नामों को याद कैसे रखते हैं? मुझे तो बोला नहीं जा रहा, आप याद कैसे रख लेते हैं? हम टीचर हैं, कोचेज़ हैं, तो कोचेज़ ऑब्वियस बात है, कोचेज़ को याद करना पड़ता है इन सारी चीज़ों को। तो दूसरी चीज़, आप कोच हैं इतनी कम उम्र में, समझ से बाहर है ये बात। मैंने 2023 में पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से कोचिंग कोर्स का अपना कोर्स किया है, और मैं एज अ कोच यहाँ पे मुल्तान डिवीज़न का कोच भी हूँ। बहुत हैरत की बात है, जब कोच का नाम सुनते ही कोई उधेड़ उम्र शख्स ही जहन में आता है, लेकिन आप इतने यंग हैं और आप कह रहे हैं कि आप कोच भी हैं। ये न्यू जनरेशन है, और न्यू जनरेशन में हम लोगों को न्यू जनरेशन को आगे आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के तहत कोच और रेफरी की जिम्मेदारियां कैसे निभानी पड़ती हैं? पाकिस्तान कराटे फेडरेशन जो है एक कराटे के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा। लाइक आप ये देखें कि कोचेस, पहले ये होता था कि कोच कोई नहीं जानता था कौन कोच है, कोई भी आगे कोच बैठ जाता था, किसी को नहीं पता होता था, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती थी कि ये ओरिजिनल इस गेम का कोच है भी कि नहीं। लोग क्या करते थे कि जाके बैठ जाते थे, कोई हॉकी का कोच जाके कराटे में बैठ गया, कोई कराटे का कोच कहीं बैठ गया। अब इन्होंने ये किया है कि इन्होंने कोचिंग कोर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अगर कोई कराटे का प्लेयर है और वो कोच बनना चाहता है तो उसके लिए लाजमी है कि वो कोर्स करे। उनको लाइसेंस जारी होता है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से, जो कि लिंक्ड है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से। तो वो लाइसेंस उनको जारी होता है। अब हम लोग जब किसी इवेंट में जाते हैं तो वो लाइसेंस हमें शो करवाना होता है कि हम लोग कोच हैं। इसी तरीके से रेफरी है, रेफरी कमीशन बनी हुई है हमारी अपनी। ठीक है, मैंने खुद अभी रेफरिंग कोर्स कंप्लीट किया है, और हमारे चीफ रेफरी हैं सेंसी नसीम कुरैशी साहब, जो कि पूरी इस फेडरेशन को देख रहे हैं, इनके रेफरीज को देख रहे हैं। तो इसी तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है। हर एक रेफरी के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि जब वो बैठा हुआ है तो वो न्यूट्रल रहे, वो ये ना सोचे कि ये मेरे क्लब का बच्चा है, ये मेरे डिवीज़न का बच्चा है तो मैंने इसको सपोर्ट करना है। सही है, तो ये सारी चीज़ें लेके सब कुछ चलते हैं। ठीक है, अच्छा इस बारे में बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में कराटे को फ़रोग देने के लिए हुकूमत और इदारों को क्या इक़दामात करने चाहिए, और अब तक हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है? इसमें सबसे पहले ये कि हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कराटे के कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवाया करे। हमारा जनूबी पंजाब इस सिलसिले में बहुत पीछे है। यहाँ पे वो चीज़ें क्यों इतना यहाँ पर क्यों नहीं? जनूबी पंजाब को शुरू से पीछे रखा गया। यहाँ पे सहूलियात उस तरीके से नहीं अवेलेबल जिस तरह से अपर पंजाब वाली साइड पे हमारे अवेलेबल है। वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे ना एसेसरीज अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक गेम को फ़रोग किया जाता है, और वो क्रिकेट। बिल्कुल, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हर जगह पे क्रिकेट चल रही है। मेरे ख्याल में होने चाहिए ये गेम्स, ये एक्टिविटी अच्छी रहती है। आप अगर ये देखें तो लास्ट ईयर अभी रिसेंट हमारी साउथ एशिया हुई है, और साउथ एशिया के अंदर कराटे के 2 प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल लेके हैं, और वो छोटे बच्चे हैं। एक 8 साल का बच्चा है, साहिवाल का है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और एक ऐसी 10 साल की बच्ची है, वो उधर कराची की है। तो हुकूमत को चाहिए कि इन बच्चों के लिए भी कुछ तो ये छोटे से बच्चे कैसे सीख लेते होंगे? ये इनके कोचेस, हम आपको बताते रहे हैं, हमारे एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है कोच बनने का, कि आपने अगर कोच बने हैं तो आपने बच्चे को किस तरीके से ट्रेन करना है कि उसकी सारी जो उसकी सलाहियत है वो बाहर निकलें और वो पाकिस्तान को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नौजवान खिलाड़ियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये कि हार्ड वर्क हमेशा लाजमी है, और दूसरी चीज़ ये कि अपने टीचर्स, जो आपके टीचर्स आपको सिखा रहे हैं, मेरे बाबा खालिद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मेरे कोच हैं। ठीक है, तो मैंने वालिद साहब आपके कोच हैं? मेरे कोच वही हैं। मैंने बचपन से उन्हीं से ट्रेनिंग ली है। तो हमारे मुल्तान, वो डिवीज़न के सेक्रेटरी भी हमारे मुल्तान के। अच्छा जी, तो उन्होंने यही चीज़ सिखाई है कि जब आपने कोई चीज़ हासिल करनी है ना, तो उसमें आप सबसे पहली चीज़ है हार्ड वर्क, और दूसरी चीज़ ये कि अपने टीचर्स, जो आपको टीचर्स सिखा रहे हैं, उनकी आपने इज़्ज़त करनी है, चाहे कोई भी है, इज़्ज़त लाजमी है। और हमारी कराटे की गेम है ऐसी है कि इसमें डिसिप्लिन सबसे पहले है। लाइक अगर मैं हूँ और मैं वाइट बेल्ट हूँ, और मेरे सामने एक 8 साल का बच्चा आ गया जिसने येलो बेल्ट पहनी है, ग्रीन बेल्ट पहनी है, तो मेरा काम है कि उसको इज़्ज़त दे। मैं वहाँ पर ये ना सोचूँ कि मैं इससे बड़ा हूँ तो मैं इसको इज़्ज़त क्यों दूँ। सबसे पहली चीज़ हमारी इसमें यही आती है। और हमारे नौजवान खिलाड़ियों के लिए भी यही चीज़ है कि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं
तो वहाँ पे जाके लाजमी है कि हर किसी को एक रिस्पेक्ट दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट ख्वाजा मजहर सिद्दीक जो कि लाइफ कोच भी हैं और मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर? जी आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं सर आपको। शुक्रिया आपका। सर क्या समझते हैं आप कि सोशल मीडिया हमारी सोच और फैसले को कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो एक तरफ ही हमारे लिए एक पॉजिटिव शक्ल भी दिखाता है और दूसरी तरफ देखें तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौसम बहुत शानदार है। बिल्कुल ऐसा ही है। और नमाज फजर से मुल्तान जो है भीग रहा है। बिल्कुल ऐसा और ही अभी है। भी मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो रिमझिम जारी थी। तो एक तो मुल्तानियों को मौसम की मुबारकबाद, बारिश हमारा पसंदीदा मौसम है और बहुत टाइम के बाद अच्छा मौसम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात आपका सवाल है और ये सवाल मेरे ज़हन में भी बहुत गूंजता है जी बिल्कुल और गर्दिश करता है और सब लोगों के लिए ये फ़िक्र अंगेज़ सवाल है। ऐसे ही है। हमें देखना है, सोचना है कि ये जो इतना बड़ा सैलाब आ गया है सोशल मीडिया का, जिसकी लगामें भी किसी के कंट्रोल में नहीं है ऐसे ही है। और जो हमारी सोच को ग़ुलाम बना रहा है, हमारे जहन को ग़ुलाम बना रहा है, ये एकदम क्या हुआ है, ये इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया? तो इसका पहला जवाब का पहला हिस्सा ये है कि दुनिया 10 सालों में जितनी बदली है इतनी 10,000 सालों में नहीं बदली। ये बात बहुत अहम है कि ये जो हम 10 साल देख रहे हैं, हम वो नस्ल हैं जिसने सारे ज़माने देखे, जिसने वो 2500 रुपये खाली 25 रुपये वाली TD की कैसेट देखी थी, फिर VCR का कैसेट देखा, फिर DVD देखा, फिर और बहुत कुछ देखा। अब छोटी छोटी चिपें देख रहे हैं और अब तो हमें चिप की भी ज़रूरत नहीं रही, हम बहुत सारी चीज़ें जदीद हो गए। तो ये 10 साल में बहुत बड़े इनकलाबात आए। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है, स्मार्टफोन को इस्तेमाल करता है? तो अगर आप रिसर्च करें तो इसमें मैं और आप कसूरवार अकेले नहीं हैं। यानी इसमें पाकिस्तान, हम अपने पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो आपको जानकर ये हैरत होगी, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो अमेरिका में होता है, दूसरे नंबर पे चीन पे होता है और तीसरे नंबर में भारत में होता है। पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है। तो हम सोशल मीडिया या मोबाइल को इस्तेमाल करने वाले चौथी बड़ी कौम बन चुके हैं। अब यहाँ एक और आपके सवाल का कि मस्बत इस्तेमाल होता है या बुरा। जब हम बच्चे थे तो टीवी नया नया आया था तो कहा जाता टीवी ने नस्ल को ख़राब कर दिया, फिर कहा गया VCR ने नस्ल को ख़राब कर दिया, फिर कहा गया सिनेमा ने नस्ल को ख़राब कर दिया। अब सारा इल्ज़ाम मोबाइल पे आ गया था कि मोबाइल ने नस्ल बर्बाद कर दी। अब कहा जा रहा है सोशल मीडिया ने, पता नहीं आने वाले वक्त में किस ने नस्ल को ख़राब करना है। हर वक्त की इजाद को ये कहा गया कि वो नस्ल ख़राब कर रही है। दरहकीकत ये है कि मैं बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक जिम्मेदार शहरी, बतौर एक उस्ताद, मैं तो इस सोशल मीडिया को अपना उस्ताद मानता हूँ, अपना टीचर मानता हूँ। मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि मैं 2 रकात नफल शुक्राने के अदा करूँ कि मुझे बड़ी बड़ी मुश्किलों से इस सोशल मीडिया ने निकाला है, गूगल ने निकाला है। मैं कहीं गया, मेरा टॉपिक क्या था, वहाँ गया तो कहा गया जी इस टॉपिक पे फलां वाइस चांसलर ने एतराज़ किया, अब टॉपिक ये है। मैंने कहा मुझे 20 मिनट दे दीजिए। अब तो आप बात काट रही हूँ कि गूगल के साथ अब तो एक बहुत बड़ी गनीमत चैट GPT आ गया। मैं उस वक्त चैट GPT, मैं तो उसके लिए 2 नफल शुक्राने करता हूँ कि अगर आज ये ना होती तो मैं तो 4 घंटे का लेक्चर ना देता। मुझे टिप्स कहाँ से मिलते, पॉइंट्स का अचानक कहाँ गया ना कि आपने आना है, बोलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इजादात बज़ाते खुद बुरी नहीं होती। ये जो सैलाब है सोशल मीडिया का, ये बहुत सारे लोगों का रोज़गार है, बहुत सारे लोगों का उस्ताद है। मैं ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इसको यूनिवर्सिटी माना, आला तालीमी इदारा माना और इसे सीखना शुरू किया। अब वो रोटी रोज़ी कमा रहे हैं, वो टीचर बन गए हैं, वो ट्रेनर बन गए हैं, वो वीडियो एडिटर बन गए हैं, वो यूट्यूबर बन गए हैं, वो सोशल मीडिया के फ्रीलांसर बन गए। उन्होंने रोटी रोजी कमाई, उसने सीखा और लोग बहुत कमा रहे हैं। ये इस वक्त का सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला ये है, जो दुनिया का भी बड़ा मसला है, वो ये कि तालीमी इदारे जो बड़ी बड़ी एकड़ों पर, मुरब्बों पर मुहीत तालीमी इदारे हैं, वो वीरान हो रहे हैं। वहाँ लोग दाखिले नहीं ले रहे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग यूनिवर्सिटियों में दाखिला नहीं ले रहे, वो यूट्यूब से सीख रहे हैं, वो चैट GPT सीख रहे हैं, वो ऐसे बड़े जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं उनसे सीख रहे हैं। तो आपके सवाल के जवाब में मैं हतमी तौर पर ये बात करता हूँ, चीज़ें बज़ाते खुद बुरी नहीं होती, इसका इस्तेमाल। अब आपका सवाल का एक जुज़ ये भी था, क्या इसने सोचों को, ज़हनों को कंट्रोल कर लिया? नो डाउट, नो डाउट।
आप बाज़ार में वैसे ही विंडो शॉपिंग के लिए जाएं, जब आप बाज़ार से, उस प्लाजे से, उस माल से बाहर आ रहे हैं, आपके पास 2-4 चीज़ें होती हैं। तो जो बंदा जहाँ जाता है, कोयले की कान में जाएगा, कोयला ना भी खरीदे तो वो काला होकर आएगा। इत्र की दुकान पे जाएगा, किसी परफ्यूम पैलेस में जाएगा, तो जब आएगा उसके जिस्म को खुशबू लगेगी। तो ये सोशल मीडिया बिल्कुल सोबत की तरह है। आप इससे क्या लेना चाहते हैं? मेरा तो उस्ताद है सोशल मीडिया। अच्छा, इस पे ना हर उम्र के लोग असर हो रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर, अगर मैं बात करूं 1 साल का बच्चा भी अब मोबाइल देखने लग गया। बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने ये रिसर्च की है कि सबसे ज़्यादा कौन इस्तेमाल करता है। तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में 15 से 35 साल के लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चे को तो पता नहीं ना मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये वो नशा है, इसमें कोई शक नहीं है, जो आपको घेर लेता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि हम इसमें अपने आप को कंट्रोल कैसे करें। देखिए, मैं तो कल भी एक जगह गुफ्तगू कर रहा था, वहाँ भी रिकॉर्डिंग थी, मैंने ये कहा कि हमें सोच समझ कर, गौर व फिक्र के बाद इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा एक गलत क्लिक जो है ना, हमें गलत दरिया में भाग ले जाएगा। हमारा एक दुरुस्त क्लिक हमें एक अच्छी सिमत में, जिसको कहते हैं सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम, उस तरफ ले जाएगा। हमारा एक गलत क्लिक हमारी किरदार, हमारे किरदार को भी ख़राब कर सकता है, हमारी शख्सियत को भी बदनाम कर सकता है, हमारे काम को मुतासर कर सकता है। हम जब इसमें बह जाते हैं, मैंने एक और रिसर्च की कि मैं जिस जनूबी पंजाब में रहता हूँ, मैंने इस पर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में एक सर्वे किया कि हम कितना इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बेटा जी 6 से 9 घंटे मामूल है लोगों का इस्तेमाल करना। यानी हम अपने दिन के 8-10 घंटे में होश में होते हैं, शऊर में होते हैं। हम वो वक्त 6 से 9 घंटे, यानी कि छोटी उम्र के जो लड़के थे वो 6 घंटे, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, ग्रेजुएट या उससे ऊपर लगे, वो 9 घंटे इस्तेमाल करते हैं। बच्चे जो हैं वो तो देखें, बात वही है, इसी चैनल पर बैठकर मैंने कहा था कि 7 साल तक के बच्चे के हाथ पर, हथेली पर आप अंगारा तो गर्म रख सकते हैं, उसको मोबाइल ना दें। अब बच्चे क्या कहते हैं, जब उनसे बात होती, 6-7 साल का बच्चा बहुत अच्छे जवाब देता है। वो कहता है मुझे आप मना कर रहे हैं, आप मेरे मम्मा पापा को मना करें ना। वो जब घर में आते हैं मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है। अगर मैं आपकी बात काट रही हूँ, अब जो माएँ हैं वो भी शायद ना अपनी जिम्मेदारी का बोझ साइड पे रखने के लिए भी दे देती हैं बच्चों को, बच्चे तंग ना करें तो चले इसी में लगे रहे। ये इसको डरते डरते क्यों कह रही हैं आप? हाँ। आप इसको खुले दिल से कहें और खुल के कहें, ये हकीकत है। मैंने एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा कई फोरम्स पे ये बात की है कि मैं घर में गया, वहाँ 2 से 2.5 लाख का मोबाइल 3 साल का बच्चा इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे ही है। वो वीडियो गेम्स खेला था। तो मैंने कहा हो देखिए आपका बच्चा मोबाइल, उन्होंने कहा ये इसका है, ये इसका है, हमने इसके लिए लिया है। वो बड़ा घर था, बड़े लोग थे, एक बड़ी क्लास थी, तो 2.5 लाख का मोबाइल जो है बच्चे को लेके दिया कि वो हमारा 4 लाख वाला ख़राब ना करे, उसको डिस्टर्ब ना करे। देखें, बात यह है कि चीज़ आ गई है, मोबाइल आ गया, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हम वो लोग हैं जो हर नई ईजाद को वेलकम करते हैं। हमने आगे बढ़ना है, हमने तरक्की करनी है, हमने दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाना है। हमने कोई ज़वाल पजीर कौम नहीं ना बनना। हम पहले बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हैं, हमारी मईशत देख लें, हमारी माशरत देख लें, हमारा तालीमी निज़ाम देख लें, हमारी ज़राअत देख लें, हम हर मामले में पीछे जा रहे हैं। पोटेंशियल हमारे पास बहुत अच्छा है, यूथ बहुत अच्छे हैं, उस्ताद गैर जिम्मेदार है, हम बच्चों को सही सिमत नहीं दे रहे, नौजवानों को सही रहनुमाई नहीं दे रहे। मेरा ये सवाल है कि इजाज़त खुद बुरी नहीं है, हमें सीखना होगा। देखिए, हम सबसे ज़्यादा जो ऐप इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया के लोग, वो फेसबुक है। आप ज़रा स्टडी करें, हमें फेसबुक इस्तेमाल करना ही नहीं आती, हम लाइक और कमेंट करते हैं, और फेसबुक से सीखना क्या है, आगे कैसे बढ़ना, ये हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ अहमद मौजूद थे जो कि क्राइम रिपोर्टर भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम में आए और आपने बहुत अच्छा से आगाह किया हम लोगों को। हमारे साथ ख्वाजा मजहर सिद्दीक जो कि मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, इनसे हम बात कर रहे थे। अच्छा सिद्दीकी साहब, बच्चों पे हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो बच्चों को हम मोबाइल से किस तरह दूर रख सकते हैं? ऐसे माएँ क्या तरीका अपनाएं जिससे बच्चे दूर रहें, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, बच्चे माँओं की बात भी नहीं सुनते। अच्छा, शुरू में मैं ये समझता था कि बच्चों को मोबाइल दिया ही ना जाए। फिर मैंने इस पर गौर किया, मैंने रिसर्च की कि मुख्तलिफ सर्वे भी किए कि अगर बच्चा जब देखता है कि माँ बाप तो इस्तेमाल कर रहे हैं
और मैं क्यों ना करूं। एक वीडियो क्लिप मैंने देखा जिसमें माँ, बाप और दरमियान में बच्चा, वो तीनों मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लम्हे में बाप फैसला करता है कि हम तीनों एक ही काम कर रहे हैं। वो उठता है, कमरे में जाता है, बुक शेल्फ से एक किताब लेके आता है, वो उसको पढ़ने बैठ जाता है। अगले लम्हे में बीवी ये फैसला करती है कि मुझे भी किताब पढ़नी चाहिए। बच्चा पहले बाप की तरफ देखता है और माँ देखता है चली गई है और आ गई है, और वो भी किताब पढ़ने बैठ जाती है। कुछ देर बच्चा उनको देखता है और वो मोबाइल को फेंक देता है, वो भी जाता है, वो भी जाता है, अपनी किताब ले आता है। ये वीडियो क्लिप एक बहुत बड़ा पैगाम है। मैं ये शुरू से कहता हूँ कि वालिदैन को बच्चों का रोल मॉडल बनना चाहिए। ऐसे ही है सर। अगर वालिदैन मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वालिदैन घंटों मोबाइल पर मसरूफ़ रहते हैं, तो बच्चों को कैसे मना करेंगे। आप अभी कह रही थी कि माँ भी मोबाइल को बहुत इस्तेमाल करती है। सॉरी टू से, मैंने देखा नानियाँ, दादियाँ, नाना, दादा, वो भी मोबाइल में गर्क हैं। हम सारे इस्लाम में बह रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आप करें, इससे कारोबार करें, इससे मालूमात लें, आप इससे तालीम हासिल करें, आप इससे शऊर हासिल करें, अपने फ़न में महारत हासिल करें, मगर देखें कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। आप डेंटिस्ट हैं, आप डर्माटोलॉजिस्ट हैं, आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप पेंटर हैं, आप वीडियोग्राफर हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप ब्यूटिशियन हैं। क्या आप अपने शोबे की मालूमात, उसकी तरक्की के लिए मालूमात वहाँ से हासिल कर रही हैं, या आप जस्ट टिकटॉक हंसने खेलने की तफरीह कर रहे हैं, अच्छा, मजाक कर रहे हैं। जैसे आपने ये बात की तो कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं और लोग इतने ज़्यादा उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं या उसकी कोई प्रमोशन कर रहे हैं तो बताते हैं कि ये आप लगाएंगे तो इसका इतना रिजल्ट आएगा। हाँ। उनकी फ़ैन फॉलोइंग में जो उनके फैंस हैं वो इतने ज़्यादा उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि वो ये भी नहीं सोचते कि ये जो एडवर्टीजमेंट है सिर्फ प्रोडक्ट की हो रही है, ये हम पे पता नहीं कैसा असर करेगी। लोग इतना अंधा यकीन करके ले लेते हैं और बाद में उसके असर जाहिर हो रहे होते हैं। इस पर मैं आता हूँ, ये बहुत खूबसूरत सवाल है और ये आज का सबसे इनोवेटिव सवाल है। हाँ, बिल्कुल। अब मैं यहाँ ये कहता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए, अगर फर्ज करें हम मजबूर हो गए हैं बच्चों को मोबाइल देना है, तो अपने मोबाइल पर फिल्टर लगा दें। बच्चों को क्या देखना चाहिए, उनके लिए क्या फ़ायदामंद है, क्योंकि मोबाइल एक स्कूल भी है। आपके बच्चों को मॉन्टेसरी एजुकेशन, किंडरगार्टन एजुकेशन, अल्फ़ाबेट वगैरह सिखा सकता है चीज़ें। तो आप फिर वो चीज़ें, वो ऐप्स में अपलोड करें, डाउनलोड करें, जो वो उसको सीखने में मदद और मामलत दे। आप बच्चों को एथिक्स सिखा सकते हैं, आप बच्चों को मैनर सिखा सकते हैं। हमारे बच्चे वेल मैनर्ड नहीं हैं, हमारे बच्चों को एथिक्स नहीं मालूम, वो बिल्कुल नहीं कुछ जानते। हमें कम से कम उसको बजाय उल्टे सीधे कार्टून या वीडियो गेम दिखाने के, हम उसकी इस्लाह कर सकते हैं, उनको बाउंड्रीज बता दें कि ये हैं, आपने माइंड मेकिंग कर सकते हैं उसको बता। अब अगला सवाल कि सोशल, देखें मेरे उस्ताद कहा करते हैं सोशल मीडिया पर 1% सच होता है, अच्छा 99% झूठ। बिल्कुल ऐसा ही है। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ रंग गोरा करने वाली क्रीम है। बिल्कुल ऐसा ही है नहीं, दुनिया का इसमें लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा इसी पे खर्च किया जाता है। देखें अगर क्रीमों से रंग गोरे होते तो आज दुनिया की बड़ी आबादी जो काली है, स्याह है, इनको देख के खौफ आता है, वो तो बहुत खूबसूरत होते हैं क्रीमों से। वो तो ड्रम लेके जाते घर में बजाय खाने पीने की चीज़ें के। देखिए हम बहुत सारा बजट इस बात पर खर्च कर देते हैं कि हम चाहते हैं गोरे हो जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसे ही ये एक गोरा होने नहीं, फलां कमज़ोरी का इलाज, फलां कमज़ोरी का इलाज, फलां कद बड़ा होने का इलाज, ये इतना आम हो चुका है कि लोग इसमें सैकड़ों हज़ारों रुपए ज़ाय करके बाद में पछता देते कि हमने उस पर यकीन कैसे कर लिया। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द दाएँ बाएँ में ऐसे मुस्तनद मौलिज मौजूद हैं जो आपको थोड़े पैसों में दुरुस्त इलाज दे सकते हैं। आप उस तरफ रुजू करें बजाय इन लोगों के नीम हकीम, खतरा जान या अताई लोगों को। और सबसे बड़ी बात, इतना कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की देन है, आप उसी पे खुश हों और शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ बेहतरीन है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसकी कमी मैं महसूस करता हूँ वो ग्रेटिट्यूड है। ऐसे ही है, जिसको हम शुक्रगुजारी कहते हैं। मैं देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, छू रहा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं खुशी नहीं होता। इसलिए मैं अक्सर नौजवानों को कहा करता हूँ कि आप हफ्ते में एक दिन शहर के सबसे बड़े अस्पताल, निस्तर अस्पताल चले जाएँ, चिल्ड्रन अस्पताल में चले जाएँ, किडनी अस्पताल में चले जाएँ, कार्डियोलॉजी अस्पताल में चले जाएँ। आप हफ्ते में एक दिन वहाँ घर से कोई 1000-2000 की कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेते हैं, जूस लेते जाएँ, फ्रूट लेते जाएँ, खजूरें लेते जाएँ, वहाँ जाके लोगों को तकसीम करें और देखें कि लोग अपनी मर्ज़ी से
बेड से नीचे नहीं उतर ऐसे सकते, ही है, सांस नहीं सकते, इसलिए कहते हैं खांस अल्लाह रहे का हैं तो शुक्र अदा खांसी नहीं करें, रुकती, ऐसे ही है। गुर्दे फेल हो रहे हैं, जिगर खराब हो रहे हैं, यानी दिल के अमराज में रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है, नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है। उसकी वजह यह है नाक़िस खुराक और सोशल मीडिया पर आपको ज़हनी दबाव का शिकार कर रहा है। ये बात हमने बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया डिस्कस है, करनी है। कंपटीशन आ गया बहुत ज़्यादा। चले वो कंपटीशन भी पॉजिटिव होना चाहिए। आप दौड़ना चाहते हैं, दौड़ें, फिर आप दौड़ का फैसला करें कि मुझे पहुंचना कहाँ तक है। और मुझे मुकाबला, मेरे तो मुकाबला, अच्छा सच्ची बात बताऊं फातिमा, मेरा तो अपने साथ मुकाबला होता है। मैं कंपटीशन किस का, मैं अपनी कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाऊं, मैं अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाऊं, मैं अपने फ़न में ज़्यादा माहिर कैसे हो जाऊं। मैं सोशल मीडिया को इस काम के लिए इस्तेमाल करता हूं कि मैं अपने काम का माहिर कैसे बनूं, मैं इसकी चोटी तक कैसे पहुंचूं। वो कौन से टिप्स हैं जो मुझे कामयाब कर सकते हैं। मैं एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था, तो मैंने सोशल मीडिया से, गूगल से मदद ली और उनको अपना उस्ताद माना। और मैंने पूछा कि मैं एक अच्छा एक जामे मुकर्रर कैसे बन सकता हूँ, लोग मेरी बात सुने, लोग मेरी तरफ तवज्जो दें, मुझे अल्फाज कैसे इस्तेमाल करें। मेरी मदद हुई, मेरा उस्ताद है ये यूट्यूब, मुझे उसने रहनुमाई दी है। हमें अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कंपटीशन में भी आना चाहते हैं ना, अभी लोगों को छोड़ें, खुद से मुकाबला करें। आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, देखिए मेरे पास जो लड़के लड़कियाँ आते हैं, तो मैंने कहता हूँ आप सोचें कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं। वो कहते कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं है, बिल्कुल कभी ख्याल ही नहीं आया। मैं अभी लास्ट मंडे में लाहौर में था, एक पाकिस्तान की बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट लेवल की, वहाँ मैंने ट्रेनिंग सेशन किया। तो मैंने उनसे पूछा अपनी 5 खूबियाँ बताएं। उन्हें अपनी 5 खूबियों का पता नहीं था, उन्हें अपनी 10 खामियों का पता था, 20 खामियों का पता था, खूबियों का पता था। इंसान जो है वो ग्रेटिट्यूड है ना, शुक्रगुजारी, वो करता खूबियों को नुमाया करता है। वो बंदे को बताता है यार, एक सियाना आदमी तो ये भी कह गया है कि उस बिस्तर का शुक्रिया अदा करो जिस पर रात भर सोते हो। ऐसे ही जैसे आपने बात की, मैंने आज प्रोग्राम का जब आगाज़ किया तो मैंने ये बात की कि जब इंसान खुश रहता है, जब इंसान पॉजिटिव रहता है, तो उसकी जो पॉजिटिविटी का असर है वो बाकी लोगों पर भी पड़ता है। दुनिया की सबसे अच्छी नेमत मस्बत सोच है, ऐसे ही और है। दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कहा करता हूँ कि मनफी सोच का जहर जो है ना, वो सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। तो हमें ना देखें, ये जो हमारा आज का मौजू है ना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और सोचों पर उसका कंट्रोल और लोगों को उसका गुलाम बनाना, इस मौजू पर हर फोरम पे बात होनी चाहिए। हम शादी की तकरीब में बैठे हैं, किसी अकीके की तकरीब में बैठे हैं, हमारे गॉसिप हो रहे होते हैं, हम लोग शादी को एंजॉय नहीं कर रहे होते, वो नेगेटिव बातें होते हैं और गॉसिप हो रही होती हैं औरतों के। बिल्कुल ऐसे ये हालात होते हैं। नहीं, आप सब चीज़ों से बाखबर है माशाल्लाह। ख़वातीन होती हैं। देखिए अब भी ना, मैं फिर ये बात अच्छी लगेगी, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा होना बुरी बात नहीं है। अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं, आप इससे कोई ज़हनी सुकून पाने की कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप इसमें रूहानी खुशी के लिए कोई ज़िक्र पढ़ रहे हैं, आप इससे अपने काम में महारत हासिल कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का दुरुस्त। अगर आप इसमें टिकटॉक पे लतीफ़े, फौश फिल्में, फौश क्लिप्स देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ वो अपने वक्त को ज़ाय कर रहे हैं, ऐसे ही है, अपने ज़हन को गंदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई जब अच्छी चीज़ इस्तेमाल होगी तो उसका आपको भी फायदा मिलना है, और गलत चीज़ का फिर गलत तरीके से नुकसान मिलना है। मुझसे एक और सवाल होता है कि हम मोबाइल को इस्तेमाल या सोशल मीडिया को इस्तेमाल को कम कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस सवाल का जवाब सादा देता हूँ कि आप वक्त मुकर्रर करें, वक्त मुकर्रर करें कि मुझे स्क्रीन टाइम लगा दें, स्क्रीन टाइम लगा दें। आजकल इतनी जदीद दौर है, हर चीज़, मगर आपने इसको इस्तेमाल कितना करना है, वो ये है कि मैंने 2 घंटे देखना है। और ये 2 घंटे कौन से हैं? क्या इसके दौरान नमाज तो नहीं आ रही? क्या इसके दौरान घर के सौदा सलफ तो नहीं लेना? क्या इसके दौरान ज़रूरी काम तो नहीं करने? क्या मैं इस दौरान दफ्तर में तो नहीं बैठा हुआ? क्या मैं अपनी जॉब पर हूँ तो मुझे क्या वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? मैंने तो अपने 2 टाइम फिक्स किए हैं जिसमें मैं मोबाइल इस्तेमाल, एक तो फजर की नमाज के बाद जब मैं वॉक करके आता हूँ तो मैं 6 से 8 बजे तक बैठ कर स्टडी करता हूँ, इसमें अपना कुछ लिखता हूँ, मैं डेली कुछ लिखता हूँ, मेरा रोज़ कॉलम आर्टिकल आता है। मैंने आज भी अपना आर्टिकल लगा दिया है, ये जो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, बुनेर में या आज़ाद कश्मीर के इलाकों में, मालाकट में, मैंने उस पर लोगों को कहा कि हम दीदा हैं, हम भी इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, और इस पर मैंने आर्टिकल लिखा है। 6 से 8 बजे तक कोई नई रिसर्च करनी है, अपने आज के कामों की तरतीब बनानी है, यानी आज कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, ये 2 घंटे। फिर मैं रात को 9:30 से 10:30 तक 1 घंटा मैं बैठ कर लोगों को जवाब देता हूँ। कोई क्वेरी है, सवाल है, मेरे शोबे से मुताल्लिक कोई बात है, मैंने अगले दिन की प्लानिंग करनी है, मेरे इदारे हैं, मैंने उनको प्लान देना है, उनको जो फोरकास्ट रिपोर्ट बनानी है वो मैं उनको
उस दिन की दे के टू डू लिस्ट दे के फिर मैं सो जाता हूँ। बहुत अच्छी बात तो है ये फिक्स करना चाहिए क्या कि आप जॉब पे भी बैठे हुए हैं, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया में ऐप्स भी वो इस्तेमाल करें जो आपके ज़हन को प्रगंदा कर रही है। अगर आप मर्द हैं, औरतों की तस्वीरें देखते जा रहे हैं, वीडियो देखते जा रहे हैं और खुश होते जा रहे हैं, तो आप अपने ज़हन को प्रगंदा कर रहे हैं। अच्छा, एक ना इस चीज़ की भी भागदौड़ बहुत ज़्यादा मची हुई है कि लोग लाइक और फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं कि अब कोई इन्फ्लुएंसर है और उसके इतने लाइक्स हैं तो इतना कंपटीशन है कि यार उसके इतने लाइक्स हैं तो हमारे क्यों नहीं हैं, और इसी ही चक्कर में, इसी ही टेंशन में वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसी को तो ज़हनी गुलामी कह रहे हैं ना। देखिए, मैंने जब फिर अपने इर्द गिर्द सर्वे किया कि मोबाइल का सबसे ज़्यादा नुकसान किस बात पर हो रहा है, तो मुझे ये पता चला कि लोग ज़हनी दबाव का शिकार हो गए। वो यही अभी लाइक, मुझे लाइक नहीं मिले, उसको मिल रहा है, अच्छा उसने ये वाला लगाया ना, वो लोग यही। लेकिन हम ना दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं और अपना सच छुपाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम दूसरों की बुराइयों को हाईलाइट करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, और भाई दूसरों की खामियों पर पर्दा डालो, क्योंकि अल्लाह का कानून है जो दूसरों की बुराइयों पर, खामियों पर पर्दा डालता है, अल्लाह उसकी खामियों बुराइयों पर पर्दा डालता है। आप अपने आप को बेहतर बनाएं। मैं एक 6 फुट के इंसान को बेहतर बनाने के लिए क्या कोशिश कर सकता हूँ, उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकता हूँ। उसमें किताब है, उसमें उस्ताद है, उसमें सोबत है, उसमें सोशल मीडिया है। मैं इन चीज़ों को, इन टूल्स को कैसे यूज़ करके अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता हूँ, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा बना सकता हूँ। देखिए, हर शख्स इन्फ्लुएंसर है। मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स का एक दायरा असर है। एक माँ का दायरा असर उसका घर है, एक बाप का दायरा घर उसका घर है, एक अफसर का दायरा कार उसका दफ्तर है। ऐसे ऐसे दायरा कार गली से, मोहल्ले, मोहल्ले से दफ्तर तक पहुँचते हैं। तो हर शख्स को ये पहले खुद को बेहतर बनाना चाहिए। वो मैंने अर्ज़ किया, उस्ताद अच्छा हो, किताबें अच्छी हों, कलेक्शन अच्छी हो, हाँ जी, सोशल मीडिया पे अच्छी ऐप्स हों जो आपको बेहतर बनाती हैं, आपकी शख्सियत को, आपके किरदार को, आपके काम को, आपके फ़न की महारत की चोटी तक आपको ले जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को अपना ऐसे ही बहुत अच्छी बात की है आपने। हमारे साथ एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर महरोज़ काशिफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख़वातीन की जो इंतज़ार की घड़ी है वो मुझे लगता है अब इख्तिताम को पहुंची। अब फाइनली हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि जो PRP सेशन होता है ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है? ये इसके बारे में बहुत सुना है लेकिन ये मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है। देखें, PRP आजकल तो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ होता है। इनिशियली स्टेजेस पे इसका यूज़ हुआ है सिर्फ आपके फेस के लिए या आपके हेयर्स के लिए। अगर आपको हेयर फॉल है, हेयर में डेंसिटी चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, रीग्रोथ चाहिए, या अगर हम फेस में चाहते हैं कि सरफेसिंग हो जाए, अपीयरेंस अच्छी हो जाए, बेसिकली ये एक थेरेपी होती है जो आपके ही अपने ब्लड से बनाई जाती है। अच्छा। उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसके बाद इसको जो प्लाज्मा, रिच प्लाज्मा होता है जो आपके ब्लड से क्रिएट किया जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। लेकिन आजकल ये ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी यूज़ करते हैं बोन्स के लिए। बोन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका कोई नुकसान तो नहीं होता? देखिए, हमारे अगर तब नुकसान होता है अगर आपको कभी किसी ने बोला हो, किसी ने टॉन्ट मारा हो कि तुम्हारा ब्लड ही गंदा है, तुम्हारा खून ही गंदा है, उस सूरत में हो सकता है, वरना और कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। अच्छा, एंटी एजिंग की ज़रूरत ज़्यादा किस उम्र के बाद महसूस होती है और ये आप क्या कहना चाहेंगे, किस उम्र के लोगों को करवाना चाहिए? देखिए, जितना मेरा एक्सपोजर है ना, उस एक्सपोजर के अकॉर्डिंग तो आजकल पाकिस्तान में 18+ भी फीमेल्स या मेल्स उनको लगता है कि हमें रिंकल्स आना शुरू हो गए, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ऑनेस्ट होकर चलें तो कभी भी हम लोग 35 से नीचे किसी को भी रिकमेंड नहीं करते कि आप किसी भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं, क्योंकि इसके इटसेल्फ पे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हम देखें, एजिंग को डिले ज़रूर कर सकते हैं लेकिन एजिंग आना बरहक है, हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे आपने भी बात की PRP की कि खून लिया जाता है, तो ये खून कहाँ से, कोई स्पेसिफिक क्या बाजू से, किधर से, फेस से लिया जाता है? तो कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। आर्म से वैसे लिया जाता है लेकिन बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। हेल्दी पर्सन होता है उसके लिए वेन्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल होती हैं, तो वो फिर जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इसके अंदर, जो नर्सेज वगैरह होती हैं, वो उनका काम होता है फिर। अच्छा, तो ये जो इलाज है ये ज़्यादातर किन लोगों के लिए मुफीद साबित होता है? देखें, 18+ में तो ऑलमोस्ट सब अब करवाते हैं, जितनी अवेयरनेस आ चुकी है तो ऑलमोस्ट सब करवाते हैं। लेकिन हम 18 से पहले भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, स्किन की कंडीशन ऐसी है जो हम लोग थ्रू मेडिकेशंस प्रॉपर नहीं लेकर चल सकते या ठीक नहीं कर सकते, तो हम लोग उनको भी लेकर जा सकते हैं उस तरह।
इस बारे में भी ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि ये जो PRP सेशन होता है ये सिर्फ जो है जिल्द के लिए होता है या बालों के लिए भी ज़रूरी होता है? देखिए, बालों के इनिशियली स्टेजेस पे तो ये बालों से शुरू हुआ है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तब इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर हम चाहते हैं यार हमारी, अब मोस्टली फीमेल्स में ही होता है कि जी हमारी बाल ग्रोथ नहीं पकड़ रहे, रीग्रो नहीं कर रहे, ठीक है, लग रहा है आपका भी ऐसा ही है। मेरा बिल्कुल यही मसला, बाल बढ़ते ही नहीं है। तो आपको भी आना पड़ेगा क्लिनिक पर। तो इस वजह से बालों से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, तो हम इसको हम फेस में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अब यही जो ग्रोथ पर्पस है इसका, यही अब ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी बोन्स के लिए भी यूज़ करते हैं। अच्छा। इन्फ्लेमेशन के लिए। अच्छा। और यही चीज़ अब डेंटिस्ट्री में भी आ गई है कि वहाँ भी PRPs हो सकते हैं। अच्छा, तो जो इसके नतीजे हैं फिर ये मतलब इसकी टाइम लिमिट क्या होती है, कब तक बरकरार रहता है इसका? देखिए, ये एक कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम अपने ब्लड से बना रहे हैं तो ये एक नेचुरल चीज़ है। अच्छा। तो अगर हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कराते रहेंगे तो ये ठीक चलता रहेगा। सही है। ठीक है, हम 4 सेशन या 5 सेशन कंटिन्यूस होकर ले लें, फिर गैप दे दें, साल का गैप देते हैं, 8 महीने का गैप देते हैं, फिर 1-2 सेशन ले लें। वैसे जरूरी कितना टाइम होता है, कितने टाइम की लिमिट होती है, इतने टाइम के बाद आपने ये सेशन? ऑलमोस्ट 8 महीने से साल। उसके बाद अब दोबारा से आपको रिकंटिन्यू सेशन करना पड़ता है ताकि मेंटेनेंस पर्पस पूरा हो। ये क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है या मतलब कर लेते हैं, ये भी बताएं। हमारे क्लिनिक पे तो सस्ता है, आगे बाकियों पे नहीं कह सकते, हो सकता है एक्सपेंसिव। ठीक है। अच्छा, PRP में और फिलर्स और बोटॉक्स के हवाले से एंटी एजिंग में ये फ़र्क क्या है, ये भी ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखें, बोटॉक्स बेसिकली होता है न्यूरोटॉक्सिन्स, जिसको हम कहते हैं बोटोलियम टॉक्सिन्स। अच्छा। ठीक है, अब बेसिकली 2 तरह के रिंकल्स होते हैं, एक होते हैं डायनामिक, एक होते हैं स्टैटिक रिंकल्स। अच्छा। ठीक है, डायनामिक वो होते हैं कि आप डेली बेसिस पे अगर गुस्सा करती हैं तो आपका वो परमानेंट हो जाएंगे वो एक्सप्रेशन। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, बोटॉक्स उसमें काम करता है। अच्छा। उस मसल को रिलैक्स करता है। ठीक है, वो 3 से 6 महीने तक वो मसल आपका रिलैक्स रहता है, फिर आप गुस्सा भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो स्किन क्या हो जाएगी? बिल्कुल कोई रिंकल नहीं होगा। अच्छा, क्या वो रिंकल लेस हो जाएगी। मतलब मैं कभी बूढ़ी ही नहीं हो सकती? नहीं, वो होंगी, लेकिन हम आएंगे तो फिर हम डिले कर देंगे। अच्छा, सही है, ये तो बड़ा बेहतरीन हल है। मैं भी आती हूँ फिर आपकी तरफ रुजू करती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जो PRP थेरेपी है इसके बाद मरीज़ को किन एहतियाती तदबीर पर अमल करना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ है जिससे इंसान महफूज रह सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट एक मतलब आप बता रहे हैं। हम लोग बेसिकली गाइड करते हैं कि आफ्टर PRP थेरेपी, चाहे वो फेस हो, फेस में 8 से 10 घंटे तक अपने मुंह नहीं धोना। मुंह नहीं धोना? बिल्कुल मुंह नहीं धोना। मुंह नहीं धोना तो फिर शक्ल खवातीन की, उसमें बेसिकली हमने जो रिच प्लाज्मा इंजेक्ट किया हुआ है। अच्छा। ठीक है, आपके फेस के अंदर। या आपके हेयर्स की बात करें तो आपने 8 से 10 घंटे हेयर वॉश नहीं करना, 1 से 2 दिन शैम्पू नहीं करना, अपने कॉम्ब का यूज़ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमने इटसेल्फ अंदर आपको फिल किया हुआ है। आप बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं तब बाइक चलती है, तो यही एक रीफ्यूलिंग है। ठीक है, आपकी स्किन की। अच्छा, तो साइड इफेक्ट क्या ये इलाज महफूज है या इसका कोई और भी मतलब हल निकल सकता है? तो अपने जो क्लाइंट्स आते हैं, मैंने मिथ्स में तो ये भी सुना है कैंसर होता है, लेकिन ये सिर्फ मिथ्स हैं। सुनने के लिए और मीम्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हंसने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है ऐसे, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नुकसान देगा। ठीक है। हमारे साथ ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। सर, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। ये बताएं कि किस हद तक सोशल मीडिया कंपनियां हमारा डाटा और जज्बात इस्तेमाल करके हमें कंट्रोल कर रही हैं। आजकल हैकिंग का बहुत बड़ा सीन हो रहा है और हम ज़ाहिर है अब जहाँ पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव बात भी करेंगे, तो इस बारे में ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि ये इसका सलूशन क्या है? देखिए, आपके एक सवाल में कई सवाल आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपनी लिमिट तय करनी है। इस सैलाब से हम बाहर नहीं आ सकते। अब हम इस दुनिया का हिस्सा हैं जिसमें एक नहीं, दर्जनों नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों ऐप्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके हम बाज़ औक़ात एडिक्ट भी हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हमें पब्लिक को बताने की या इसको इस सैलाब की नज़र करने की क्या ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हमारी ज़ाती हैं, हम उनको अपने तक रखना चाहते हैं। हम मियाँ बीवी हैं, हम दोस्त हैं, हम 2 लोग बैठे हुए हैं, कुछ हम गलत किया तो उसको रिकॉर्डिंग करने की क्या ज़रूरत है, उसका क्लिक मिलाने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारी गलतियाँ हमारी अपनी होती हैं। सबसे पहले मैं अर्ज़ करता हूँ इस हवाले से, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हमें फ़िल्टर लगाना चाहिए अपने ऊपर भी। अच्छा। कि हमने क्या क्या ऐप जो गैर ज़रूरी हैं या जो जिसमें हम फंस सकते हैं, हमें उसका इतना पता नहीं है, उनको डिलीट कर दें, रिमूव कर दें।
दूसरा जो मेरी हदूद मुकर्रर है, मेरा फ़न क्या है, मैं एक डॉक्टर हूँ और इसमें मेरा शोबा कौन सा है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, डर्माटोलॉजिस्ट हूँ या ऑस्थेटिक हूँ, कुछ भी हूँ, मुझे अपने शोबे की तरफ रहना है। मुझे उसकी महारत हासिल करने के लिए वो ऐप्स यूज़ करनी है जो मेरे फ़न में, मेरे रोज़गार में, मेरे इल्म में इजाफे का सबब बन सकती है। अब जब मैं रॉन्ग डिसीजन लेता हूँ, गलत चीज़, तो मैं फंसूंगा, मैं गलत करूँगा, मैं कहूँगा इसका किसी को नहीं पता चलना। पीछे एक पूरा निज़ाम है जो हमें मॉनिटर कर रहा है, अच्छा, ऐसा हमें नहीं देख रहा है। कहते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ फोटोज अगर डिलीट भी कर दें तो उसके बाद भी वो रिकवर हो जाती हैं। अच्छा, इसमें भी ना सिस्टम्स हैं। हमने मैंने अभी पहले शुरू में कहा था कि हम फेसबुक को लाइक और कमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी फ़ोटो अपलोड करने के लिए इस्तेमाल, अपने इसको हमें फेसबुक का इस्तेमाल भी किसी माहिर से सीखना चाहिए। अच्छा, हमें हाँ जी हाँ, इसकी पूरी एजुकेशन है, इसकी पूरी महारत हासिल करनी चाहिए। फेसबुक में क्या हमसे मिसयूज़ हो रहा है, क्या हम गलत कर रहे हैं, इसको हम कमाने का ज़रिया कैसे बना सकते हैं, हम इस फेसबुक से अपना पैगाम हज़ारों लोगों तक कैसे भेज सकते हैं, लाखों लोगों तक हमारी अप्रोच कैसे हो सकती है, हमारा दायराकार कैसे बढ़ सकता है। हम देखें, फिर वही बात है, हम ड्राइविंग सीखेंगे तो अच्छी ड्राइविंग करेंगे, वरना गाड़ी तो सब चला रहे हैं, उसने सीखी नहीं। जिसने सीखी होगी वो हादसे से महफूज रहेगा, वो कवानीन का ख्याल रखेगा। हम सोशल मीडिया के इस सैलाब में, समुंदर में छलांग तो लगा लेते हैं, पर हमने तैराकी नहीं सीखी होती, उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। अब इसलिए हमें ये चाहिए कि हम चीज़ों को पहले सीखें। इदारे हैं, ऑनलाइन सिखाते हैं, हम जब सीख लेंगे कि हमें अपनी तस्वीरें कैसे इदारों तक ना पहुँचे। इदारे हमें देख रहे हैं, निज़ाम हमें देख रहा है, सिस्टम हमें देख रहा है, हम पर नज़र है। हम कहते हैं किसी ने की पता, ऐसा नहीं होता। हम सबको सब पता होता है। वो जैसे कहते हैं अल्लाह देख रहा है। बच्चों को हम ये सबक देते हैं कि आपने भूख लगी हुई थी और चीज़ें सामने थी, आपने माह रमज़ान में किचन में जाके कुछ नहीं खाया कि अल्लाह देख रहा है, आपने वाशरूम में छुप के भी कुछ नहीं खाया कि अल्लाह देख रहा है। इसी तरह अब अल्लाह तो देख ही रहा है, हमारी हर अच्छाई और बुराई पर उसकी नज़र है, चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, मगर इदारे भी देख रहे हैं, तो अब सिस्टम भी देख रहे हैं। इसका क्या अदर पर हल क्या, अब इससे कैसे वहाँ चीज़ें मौजूद हैं कि आप उनको कैसे जाएँ, वहाँ जाएँ, इन चीज़ों को ऑन करें, ऑफ करें, सिस्टम्स मौजूद है। तो उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। मैंने जैसे आज किया, हम सीकर नहीं है ना, मैंने तो ये बात हमेशा कही है, हम गौर व फिक्र से दूर हैं, संजीदगी से दूर हैं, सीखने में शर्म करते हैं। सीखने में शर्म नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर शाइनेस है तो सिर्फ नया काम सीखने के लिए, नई महारत सीखने के लिए। शाइनेस और फियर फोबिया बन जाता है और फिर हम बहुत पीछे आ जाते हैं। ऐसे तो इन चीज़ों को सीख कर हम आगे बढ़ें तो ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, वरना हम इनके नुकसानात से अभी आगाह नहीं है। जब नुकसान हो जाएगा तो क्या हो, मुझे पहले पता बिल्कुल ऐसे ही है। सीखना चाहिए, हर इंसान को ज़रूरत है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं तो इस चीज़ का होना ही चाहिए। बिल्कुल, बड़े से छोटे से बच्चे को भी पता होना चाहिए जो हालात बन जाते हैं। आजकल हैकिंग का भी बहुत ज़्यादा सीन हो रहा है। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब मैं ज़रा बात करूँगी, बालों के ऊपर आती हूँ कि डैंड्रफ हो जाता है और बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। इस बारे में बताइए कि झड़ने की सबसे बड़ी जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं, और जो ज़्यादा मेकअप या हेयर स्टाइलिंग कर लेते हैं तो मतलब इसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपके इर्रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, आप आज एक शैम्पू घर में यूज़ कर रही हैं, आप मार्केट में गई, आपने देखा वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपने चेंज कर लिया उसको, मतलब आप अपने बालों के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ आपके बालों के झड़ने की ये है। फिर केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करना। देखिए, एज अ डॉक्टर मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि मेडिकेटेड चीज़ों की तरफ आएँ, क्योंकि सल्फेट फ्री होती हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको फ़ायदा ना हो, लेकिन नुकसान कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब आप आते हैं, जैसे क्रीम्स हैं जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, इस तरह सल्फेट से भरी हुई चीज़ें, केमिकल से भरी हुई चीज़ें जब हम बालों पे लगाते हैं, हम स्ट्रेटनर ज़्यादा करते हैं, हम ड्रायर्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, स्प्रेज का यूज़ बालों पे ज़्यादा करते हैं, तो डेफिनेटली बाल हमारे झड़ जाते हैं। तो ऐसा है कि रोज़ाना बालों को आयरन करने से असर पड़ता है बालों पर? बिल्कुल असर पड़ता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके बालों की लेंथ कम हो जाती है, हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि आप कॉम्ब करेंगी, हर कॉम्ब में आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके बाल झड़ना शुरू हो गए। सही है। अच्छा, ख़वातीन और मर्दों में बाल झड़ने की जो वजूहात हैं वो मतलब कैसे पता चल सकता है, फ़र्क क्या होता है? देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहले तो स्ट्रेटनर्स की अगर मैं बात करूँ, वो सिर्फ फीमेल्स करती थी, ड्रायर्स का यूज़ सिर्फ फीमेल्स करती थी, लेकिन अब मेरे ख्याल में जितने क्लाइंट्स मैं देखता हूँ तो मेल में रुझान ज़्यादा हो गया। अब दोनों मतलब कहते हैं ना, एक ही कश्ती में सवार हो गए। तो
मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने बालों में स्प्रेज करते हैं डेली बेसिस पे, ऑफिस जाना है, बाल एडजस्ट नहीं होते, स्प्रे कर लिया, हाँ जी। लेकिन उसके बाद के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जो स्प्रे है वो भी नुकसान का बायस बहुत बनता है? ज़्यादा नुकसान करता है। मतलब कोई भी इंसान सेफ नहीं है मतलब किसी भी नेक्स्ट आप तरह नहीं से। करेंगे अभी। नहीं, मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि बालों को बार बार कलर या डाई करने से भी नुकसान होता है? बिल्कुल, आप देखिए कलर है या डाई है, उसमें इटसेल्फ ब्लीच यूज़ हो रही है, और ब्लीच एक एसिड होता है, वो तो आपके बालों को पहले तो वाइट करेगा, फिर उसको कलर देगा। आप अपने बाल से एक ओरिजिनल पिगमेंट ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है ना कि लोगों के बाल जो वाइट होते हैं वो पर डाई करवा देते हैं, देखिए, फिर वो जब डाई उतरता है तो कहते हैं बाल वाइट हो रहे हैं, फिर दोबारा डाई करवा देते हैं। इसका क्या देखिए हाल है? अल्लाह ताला ने ना बालों में एक ओरिजिनल कलर रखा हुआ है। जब हम उससे देखें, बीइंग अ डॉक्टर मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि हम लोग कुदरत से नहीं लड़ सकते, कुछ भी कर लें हम लोग कुदरत से नहीं लड़ सकते। इसी तरह से अगर हम अपने बालों का कलर चेंज करना चाहेंगे, टेम्परेरी तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो नुकसान होंगे वो फिर खुद बेयर करने पड़ेंगे। ऐसे ही है, जो नेचुरली चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है उसके साथ तो मुकाबला नहीं लगा सकते। उसको मजीद अच्छा करें, ये हो सकता है। इसमें एक चेंज करना ठीक नहीं है। एक सवाल मेरे जहन में भी है, महरोज भाई, ये बताइए कि हम, आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं कि कुदरत से नहीं लड़ना चाहिए, उसके सामने मुकाबले में नहीं आना चाहिए। हम सेहतमंद खुराक ऐसी कौन सी खाएं, कौन सी हिफाजती इख्तियार करें कि हमारा हेयर फॉल कम हो जाए, हमारी स्किन अच्छी हो जाए? कोई 2-4 टिप्स ऐसे दें कि बिल्कुल डॉक्टर बगैर फीस के तो मशवरा नहीं देते। मतलब आपने कहा डॉक्टर आए मैं तो लगे हाथ तो मैं मशवरा भी ले लूं। वही एक बड़ा चैनल है, सही है, और लाखों लोग इस वक्त देख रहे होंगे, पूरी दुनिया में देख रहे नहीं हैं। ये जरूरी भी है, हमें पता होना कौन चाहिए। सी खुराक इस्तेमाल करें? अब ये बहुत अच्छी बात की है कि लड़के नौजवान जो ऐसे हैं ही वो इन्हीं मसाइल का शिकार हैं जिसकी तरफ आप निशानदेही करें। देखिए ऐसी खुराक जिसमें आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है, अच्छा, वो लेने चाहिए। ठीक है, फिश, गोश्त गोश्त लें, एग्स लें, फिश लें। फिर सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। 18 साल के बाद आपको अपने सप्लीमेंट्स पे आना चाहिए, फ्रेश जूसेस पे आना चाहिए। देखें आप कभी भी अपनी डाइट से जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर सकते। ठीक है। कभी आप खाना खाएंगे, कभी आप नहीं खाएंगे, ऐसे ही है। कभी आपने दिल किया फास्ट फूड खा लिया, कभी चाइनीज खा लिया, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। ऐसे ही है। सप्लीमेंटेशंस आपके स्किन के लिए, बालों के लिए, इनफैक्ट आपके हड्डियों के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये बहुत चीजें जरूरी ये होती हैं। सप्लीमेंट फ्रूट से पूरे होते हैं जो ये सप्लीमेंट्स ओरल टैबलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रिएंट्स की तो बात वो कर फिर रहा क्या हूँ। हर किसी की स्किन बालों को देख के आप देखिए रिकमेंड वो करते हैं? डेफिनेटली विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, इस तरह के B12 होता है, मल्टीपल चीजें होती हैं, वो फिर स्किन टू स्किन वेरी भी करता है। कोलेजन आप लोगों ने भी बहुत सुना, वो कोलेजन बहुत जरूरी होता है बालों के लिए, बायोटिन बहुत जरूरी होता है, ये फिर बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ये बताइएगा कि ऐसे कुदरती तेल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो ख़वातीन को दे सकें, मर्दों को दिला सके, क्योंकि अब प्रोग्राम रखने का ख़वातीन के लिए यही था मेरा मकसद कि ख़वातीन को आगाही मिल सके इस चीज़ से। कोई ऐसा तेल बताएं जो ख़वातीन घर में लगा सकें, या कोई घरेलू टोटका कुछ ऐसा बताएं जिससे फ़ायदा हो। तेल कभी भी बालों की खुराक नहीं होता। अच्छा, एक वाहिद ऑयल है रोज़मेरी ऑयल, ठीक है। ये मेडिकली अप्रूव्ड ऑयल है जो आपका हेयर फॉल रोकता भी है, बालों में ग्रोथ भी करवाता है। इसके अलावा सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, लोगों को खाने के लिए तेल नहीं मिलता, हम लोग बालों पे लगा लेते हैं। ऐसे ही है, ऐसे तो वाहिद मेडिकली अप्रूव्ड ऑयल रोज़मेरी का है जो आप बालों पे लगाते हैं वीक में एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा, तो आपके बालों में ग्रोथ भी लाता है, शाइन भी लाता है और हेयर फॉल भी रोक देता है। ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर महरोज मौजूद थे और हम बात कर रहे थे बालों के झड़ने के हवाले से। और ब्रेक से जाने से पहले मैंने महरोज से कहा था कि मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर आऊँगी कि ऐसे कौन से शैम्पू हैं या कंडीशनर है जिनको बालों में लगाने से बालों का जो झड़ना है वो कम हो सकता है, बाल मज़ीद अच्छे हो सकते हैं। तो ज़रा बताइएगा इस बारे में। देखिए पहले ये कॉन्सेप्ट था कि शायद एक मेडिकेटेड शैम्पूज़ होते हैं सिर्फ, लेकिन कंडीशनर्स नहीं होते, हेयर मास्क नहीं होते। लेकिन अगर मैं शायद ब्रांड बोलने लग जाऊँगा तो प्रमोशन हो जाएंगे। ऐसे ही है। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूँ आपको कि अब मेडिकेटेड शैम्पूज़ के साथ हेयर मास्क भी होते हैं, अच्छा, हेयर स्प्रेज भी होते हैं, हेयर डाइज भी होते हैं, अच्छा, इनफैक्ट अब हेयर कलर्स भी होते हैं, अच्छा, जो टेम्परेरी होते हैं। अगर आपने कहीं इवेंट पे जाना है, आप टेम्परेरी वो कलर करें, उसका नुकसान आपको कोई नहीं होगा, अच्छा, क्योंकि केमिकल फ्री हैं। सही है, ठीक है, तो वो नुकसान आपके बालों को नहीं देंगे। हाँ पॉसिबल है, ये चीज़ें अवेलेबल सारी होती हैं। अच्छा, इसी के दौरान ना मुझे एक क्वेश्चन याद आया, मैं थोड़ा सा स्किन पे आ रही हूँ। एक होता है हाईफू ट्रीटमेंट, वो क्या चीज़ होता है? देखें हाईफू बेसिकली रेडिएशंस हैं, अच्छा, जो इंस्टेंट आपकी स्किन को टाइट करती हैं। आपने सोचा कि मैंने कल मेरा इवेंट है,
और मुझे अपनी जॉ लाइन शार्प चाहिए तो आप हाइफू करवाएंगी, वो विद इन नो टाइम आपकी जॉ लाइन शार्प कर देगा। या कोई स्पेसिफिक एरिया जो आप कहेंगी कि मैंने अब वेस्ट की बात कर लेते हैं कि मुझे अपने इंचेस कम चाहिए, तो विद इन नो टाइम वो आपके इंचेस कम हो जाएंगे। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, तो इसका रिजल्ट कितने टाइम तक रह जाता है? देखिए, और ये लास्ट करता है आपका मोस्टली कैबिन क्रू स्टाफ जो हैं, जो आपकी एयर होस्टेस होती हैं, वो तो हमारी मोस्टली क्लाइंट्स हैं। अच्छा, जो फुल बॉडी हाइफू पे आती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये हाइफू फुल बॉडी भी होता है? फुल बॉडी हाइफू होता है, फुल बॉडी कंटूरिंग होती है हाइफू से। अच्छा, तो इसके पैकेज तो बताएं जरा, ख़वातीन को पता चले। आपको तो देखें पीआर पैकेज देंगे, लेकिन बाकियों के देखें वेरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है पैकेज भी। बॉडी ओवरऑल बताएं ना, ओवरऑल मतलब सारे सेशन की बात करें, अगर हम पीआरपी की भी बात करें या हाइफू की भी बात करें। देखिए, मैं जिस इदारे से मेरा ताल्लुक है वो द बॉडी क्लिनिक, जहाँ मैं खुद रन कर रहे हैं हम लोग, तो ये बनाया ही इसलिए गया था कि एक तो हम सबसे पहले कंसल्टेशन फ्री दें, ठीक है, ताकि लोग एटलीस्ट आकर डॉक्टर से कंसर्न करें। ये नहीं कि सोशल मीडिया से देखा कि बाल गिरे हैं तो पीआरपी करवा लें। वो आए, डॉक्टर को बताएं, फिर डॉक्टर सजेस्ट करे कि आया ये आपको बेनिफिशियल है भी सही या नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आपके बाल किसी डेफिशिएंसी से गिर रहे हो, जेनेटिक्स भी हो सकता है। तो इस टाइम का सबसे महंगा ट्रीटमेंट किस चीज़ का है? देखिए, बुटॉक्स, फिलर्स, ये कॉस्टली ट्रीटमेंट्स होते हैं। अच्छा, और अगर जैसे मैं बात कर रही हूँ इसकी फिलर्स की और जैसे इसकी हाइफू की, तो ये मतलब नॉर्मल? देखिए, ये चीज़ें नॉर्मल में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये फिर स्किन टू स्किन होता होगा? स्किन टू स्किन डेफिनेटली वेरी करता है। अच्छा, ये बताएं कि एंटी एजिंग के हवाले से ख़वातीन और मर्दों में क्या रुझानात में फ़र्क है, मतलब इस बारे में? देखिए, मैंने बताया कि ये हमारे यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स अबव 35 ईयर्स चाहिए होते हैं, लेकिन आज हमारे पास 18 साल की लड़की या 18 साल के लड़के को भी ये लगता है कि वो बूढ़ा होना शुरू हो गया। वो अपनी रूटीन नहीं देखता कि क्या रूटीन की वजह से उसके रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, बस उसको लगता है कि बूढ़ा होना शुरू हो गया और वो ट्रीटमेंट की तरफ आ जाता है। तो मैं कभी भी, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि हम लोग किसी भी टीन एजर को जो है ना इन ट्रीटमेंट की तरफ ले आए जिसको कल को नुकसान हो। फिर ऐसे ही है। अच्छा, अब जो लोग पीआरपी थेरेपी और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की तरफ आने का सोच रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आएँ, और आने से पहले अब आएँ, आकर विजिट करें, फ्री कंसल्टेशन लें। अच्छा, आपका फ्री कंसल्टेशन है? बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन। ठीक है, तो बताएं मैसेज। फ्री कंसल्टेशन लें, आएँ, उनके अकॉर्डिंग गाइड किया जाएगा। अगर आप पीआरपी की बात करें, क्या पता पीआरपी ना करें, आपको वैसे ही ठीक कर लें। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये देख के पता चलेगा, फिर ये स्कैन करके पता चलेगा। स्किन एनालाइजर्स होते हैं, हेयर एनालाइजर्स होते हैं, उन पर एनालाइज करके पता चलता है कि आया इनके हेयर्स को या इनकी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हमें ज़रूरत होगी पीआरपी इंजेक्ट करने की तो डेफिनेटली करेंगे, अगर नहीं होगी तो गलत गाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बालों की तरफ आते हैं कि ख़वातीन का सबसे बड़ा इशू बाल झड़ने का है आज के टाइम में। तो जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, फौरी तौर पर ऐसे क्या इकदाम हैं जो इससे वो अपनाएं और उनके बालों का मसला जल्द से जल्द ख़त्म हो? लेकिन फौरी तौर पे अपने प्रोडक्ट्स चेंज कर दें। अच्छा, मतलब रेगुलर जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है? मैंने बताया ना, आप रेगुलर कुछ यूज़ ही नहीं करते। अगर आप एक मंथ एक शैम्पू करेंगे, आपने किसी दोस्त से सुना कि यार वो शैम्पू ज़्यादा अच्छा था, अब वो उसके लिए अच्छा था, वो आपके लिए तो पता नहीं अच्छा है या नहीं है, वो आप चेंज कर लेंगे उसके कहने पे। मैंने तो ऐसे मोस्टली क्लाइंट्स ये भी देखे हैं जो उन्होंने हज़ारों में शैम्पू मंगवाए हैं और वो ऑनलाइन मंगवाए हैं। उनको नहीं पता कहाँ से आया या क्या है, बस उन्होंने कमर्शियल देखा। इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक या बहुत ज़्यादा मिस्टेक जो है ना, वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स की भी होती है, जिन्होंने गलत गाइड कर देते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में तो लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स पर ब्लाइंड, अंधा जिसको कहते हैं ना, ट्रस्ट, वो वाला इन्फ्लुएंसर जो है हमारे यहाँ, अब उन्होंने इदारे कायम कर लिए, कंपनीज बना लिए, खुद अपनी कंपनीज बना ली। ऐसे ही है, कोई रिसर्च वर्क असिस्टेंट्स रखे होते हैं, असिस्टेंट रखे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही है। अच्छा, गर्मी और सर्दियों में बालों की देखभाल में क्या फ़र्क होना चाहिए? क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और स्पेशली वो लोग जो लड़कियाँ हिजाब करती हैं, तो ज़रा बताएं कि कैसे अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, एक तो हमेशा मैं गाइड करता हूँ कि ब्लैक कलर का हिजाब बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सूरज की डायरेक्ट रेडिएशंस को ब्लैक एब्जॉर्ब करता है। अच्छा। मल्टीपल कलर के होते हैं, पर्पल, पिंक, ब्लू, बहुत सारे होते हैं, ब्लैक कलर का नहीं करना। और फेस के लिए भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके फेस को ब्लैक से कवर करती है, इनफैक्ट आपका मास्क भी, वो भी यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि पिगमेंटेशन कॉज करता है। और ऐसे ही हम सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं कि जी सर्दी है, आपके बालों को वो बहुत नुकसान देता है। मतलब ठंड में, सर्दियों में भी आपको गर्म पानी से बाल नहीं वॉश से नहा सकते हैं, लेकिन तेज गर्म पानी आपके स्कैल्प पे लगना वो इटसेल्फ आपके स्कैल्प को नाजुक कर रहा है।
अच्छा, तो ज़रूरी है कि ठंडे पानी से बाल नीम धोएं? गर्म पानी से नहाएं, नीम गर्म। फ्रेश वाटर से नहा लें, लेकिन बहुत गर्म पानी से ना, वो बहुत नुकसानदेह आपके लिए। इतनी ठंड होती है कि दिल नहीं करता नीम गर्म पानी करने को भी ना, मगर अल्लाह करे वो जल्दी से वो मौसम आ जाए, अभी तो हम मिस कर रहे हैं उस मौसम को। अच्छा, ये बताएं कि क्या ग़िज़ाइयत की कमी भी बालों के झड़ने की बड़ी वजह बन सकती है? डेफिनेटली डेफिशिएंसीज बिल्कुल बनती हैं। अच्छा, इन्हीं डेफिशिएंसीज की वजह से आपके न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी आ जाती है। अच्छा, कुछ ऐसे मतलब डाइट जो आप बताना चाहें, ख़वातीन के साथ शेयर करना चाहें, जिनसे उनके बाल झड़ना बंद हो जाए? देखिए मैं दो चीज़ें इंक्लूड करता हूँ। अगर डाइट की बात करें तो डेफिनेटली एग्स ले सकते हैं, उससे प्रोटीन होता है। फिश ले सकते हैं, सही है। चिकन ले सकते हैं, मैंने सुना है फिश बहुत अच्छी है बालों बहुत के अच्छी लिए। है। सी फूड बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें प्योर फॉर्म होती है आपकी लीन प्रोटीन का। सही है। फिर सप्लीमेंट पे आते हैं तो सप्लीमेंट में आप आयरन की ले सकते हैं, आप B12 ले सकते हैं, आप कोलेजन ले सकते हैं, बायोटिन ले सकते हैं। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो एटलीस्ट हर वुमेन को, हर मैन को पता होना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो डॉक्टर ने भी यही चीज़ें गाइड करनी होती हैं उनको कि ये चीज़ इनिशियल स्टेजेस पे स्टार्ट करते हैं। सही है। अच्छा, घर में बालों के लिए कोई आसान और सस्ता सा कोई मास्क या टोटका ही बता दें जो ख़वातीन नहीं अफोर्ड कर सकती। ज़ाहिर है हर कोई तो क्लिनिक पे नहीं जा सकता ना, कोई एक ऐसा मास्क, कुछ ऐसा घर का कोई इंग्रेडिएंट बताएं जिससे बेहतरी आ सके। देखें, बालों के लिए मिलती है एक तो मुल्तानी मिट्टी होती है जो फेस पे लगाई जाती है, एक होती है बालों के लिए भी। सही है। वो मिक्स करें रोजमेरी ऑयल के अंदर। जैसे आपने बताया कि रोजमेरी ऑयल, ठीक है, उसकी बढ़ जाती है एफिकेसी फिर। अच्छा। उसको रोजमेरी में मिक्स करें, उसको हेयर्स पे लगाएं। ठीक है, वीक में 2 से 3 दफ़ा करें, उसके बाद वॉश कर लें। ठीक है। ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो आप घर में कर सकते हैं। ये नहीं कि आप अंडे लगाना शुरू कर दें। अंडे खाने के लिए नहीं मिलते हैं लोगों को, लोग बालों में लगा लेते हैं। तो अंडे खाना शुरू करें और इस तरह से, तो बजाय इसके उस पर तो आप इस पर मूव कर जाएंगे। अच्छा, आखिर में नाज़रीन के लिए कोई एक पैगाम जो बालों की सेहतमंद और मजबूत रखने के लिए हो, क्या देना चाहेंगे? अपने सारे जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, पहले वॉशरूम जाएं, अपने कबर्ड्स को छानें। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें केमिकल्स हैं उनको सबसे पहले छोड़ दें। ये बाल गिरना या एजिंग आना, ये सारी चीज़ें बरहक हैं, लेकिन इसको डिले किया जा सकता है और वो बिल्कुल डिले भी करें। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ प्रोग्राम के इख्तिताम में डॉक्टर महरोज़ का और सिद्दीकी साहब आपका। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत अच्छे तरीके से बताया, स्पेशली ख़वातीन को बहुत अच्छा मिला होगा। जी नाजरीन, जो मैंने ये जोड़ा पहना हुआ है ये सफ़िया खानम का है और अब इस टाइम प्रोग्राम का इख्तिताम होता है और इस तरह की बातें ठीक है ख़त्म करने को दिल नहीं चाह रहा था। अब प्रोग्राम ख़त्म होता है, एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।